अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। प्रोग्राम नया दिन में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म की आज बातें होने वाली हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की फतूहात के हवाले से। प्रोग्राम का आगाज़ इंट्रोडक्शन के साथ। मैं हूं आपके साथ फराज अहमद और मेरे साथ हैं महक असलम। तो जैसे फराज ने कहा कि बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन सबसे पहले हम उस जश्न की बात करेंगे जो कल मनाया गया। बिल्कुल, लेकिन मुझे था कि बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी कि पाकिस्तान जो है मैच जीत जाएगा, और क्या कमाल मैच जीता। और जाहिर है खुशी की बात है, और ये वो है खुशी जिसका इंतज़ार हर शायकीन क्रिकेट को था। कौमी क्रिकेट टीम ने फतूहात का चौका लगा दिया है। T20 वर्ल्ड कप की पहली सेमीफाइनलिस्ट टीम बन चुकी है। चौथे मैच में नमीबिया को 45 रन से हराया है। सेमीफाइनल का टिकट भी कटवा लिया है। 189 रन के जवाब में नमीबिया की टीम 20 ओवर्स में 144 रन बना सकी। हसन अली, इमाद वसीम, हारिस रऊफ और शादाब खान ने एक एक विकेट हासिल की। 4 छक्के और 8 चौके लगाए। 50 गेंदों पर नॉट आउट 79 रन की इनिंग्स खेली गई। मोहम्मद रिजवान की अगर मैं बात करूं बड़े फेवरेट, अब मेरे वो फेवरेट बन गए। बाबर तो है ही, लेकिन वो भी फेवरेट बन चुके, मैन ऑफ द मैच। हाँ जी, और रिजवान का पूरा जो अगर देखा जाए कल की बैटिंग, तो पूरी इनिंग एक तरफ और आखिरी ओवर जनाब एक तरफ। 4 6 4 4 4 और फिर 2 आखिरी ओवर में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। इंतजार ये किया जा रहा था कि शायद अब रिजवान थोड़ा सा थक गए, इनको हट जाना चाहिए और आसिफ को थोड़ा सा आखिर में आकर 1-2 ओवर खेलने चाहिए, क्योंकि वो जबरदस्त हिटर है। लेकिन रिजवान ने आसिफ की कमी पूरी तरह से जो है महसूस नहीं होने दी, इतना जबरदस्त खेला। और दूसरी जानिब कप्तान बाबर आजम वो भी पीछे नहीं नजर आए, क्लास दिखाई उन्होंने। 49 गेंदों पर 70 रन बनाए उन्होंने। हफीज ने 16 गेंदों पर 32 रन की शानदार इनिंग खेली। थोड़े से रन बनाए, लेकिन ये कि बॉल बहुत कम यूज की। सिर्फ 16 गेंदों पर उन्होंने 32 रन की शानदार इनिंग खेली। जीत के बाद कौमी खिलाड़ियों ने नमीबियन टीम को शाबाश दी। बड़ी जबरदस्त किस्म की ये एक रिवायत देखने में आई कि ड्रेसिंग रूम पहुंची कौमी टीम नमीबिया की, और वहां पर जाकर उनको गले लगाया, थपकी दी, उनका हौसला बढ़ाया। क्योंकि नमीबिया की टीम की अगर बात की जाए महक, लगभग 26 लाख के करीब आबादी है पूरे इस मुल्क की, यानी कि शायद कराची के जो टोटल आबादी है उससे भी आधी से भी कम उसकी आबादी है। पहली बार इन्होंने क्वालिफाई किया है वर्ल्ड T20 में, और इस पोजीशन में पहली बार जो टीम वर्ल्ड T20 के अंदर पहुंची है वो इंडिया जैसी सुपरहिट टीम से आगे नजर आ रही है। 2 पॉइंट्स के साथ इस वक्त वो हमें पॉइंट टेबल पर नजर आ रही है। टीम में से एक मैच जीता है इन्होंने। अब आप ये देखें कि ये जो कहते हैं ना टॉस जीत गए और हार गए, नहीं भाई, जो कारकर्दगी दिखाएगा ना फाइनल में भी वही जाएगा, सेमीफाइनल में भी वही जाएगा, आगे भी वही नजर आएगा। तो प्लीज जरा कारकर्दगी दिखा दें। इंडिया वालों को कह रही हूँ, हमारे शाहीन तो माशाल्लाह से सुभान अल्लाह है। तो अच्छा, आप ये इंडिया की आवाम की तर्जुमानी भी कर रही हैं। आवाम की तर्जुमानी जी, मैं एक हमारे दिल में कोई नफरत नहीं है, होने का हक अदा कर रही हूँ कि वहाँ का जो मीडिया करता है ना, तो ये मेरी तरफ से एक छोटा सा पैगाम समझ लें, दरख्वास्त समझ लें कि थोड़ी सी ठंड रख के अगर आप बोलेंगे ना तो अच्छा और अमन वाला माहौल पैदा होगा। तो जैसे फराज ने कहा कि हमारी टीम ने हौसला दिया, और ये एक चीज़ जाहिर करती है कि आप कितने पॉजिटिव हैं, आपकी सोच कितनी पॉजिटिव है। और हमने देखा कि जैसे ही उनकी 50 कंप्लीट हुई, उन्होंने हाथ दुआ के लिए उठाए और अल्लाह ताला का शुक्र किया। ये वो जेस्चर, ये वो हम्बलनेस थी जो कि मुसलसल रिजवान की परफॉर्मेंस के बाद हम देख रहे हैं। और साथ ही साथ रिजवान को एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इस अवार्ड मिला है। रिवॉर्ड मिला है वो ये कि एक कैलेंडर ईयर में 10 बार वो 50 मुकम्मल कर चुके हैं। अच्छा। एक बार उन्होंने सेंचुरी की और 9 उन्होंने 50s मुकम्मल किए एक कैलेंडर ईयर के अंदर। तो ये रिकॉर्ड रिजवान के जो है ये एजाज उनको मिला है। रिजवान बेहतरीन है, मेरी कोई बात नहीं सुनता। हाँ, आप पहले से कह रही थी ना, रिजवान अभी टीम में भी नहीं आया था, तब से ये बात कर रही हैं। तो शाहीनों की लगातार चौथी फतह और सेमीफाइनल तक रसाई का जश्न तो बनता है भाई। मुख्तलिफ शहरों में फैंस जो है क्रिकेट के, मुझे तो लगता है अब जो क्रिकेट नहीं भी देखता था ना, वो भी अब क्रिकेट देखता है। उन्होंने बड़ी जैसे मैं थी कि क्रिकेट नहीं देखती थी, मैं राज खोल दिया फराज ने, तो अब मैं भी जो है ना जैसे मैच लगता है ना फौरन से बेड पे जम के बैठ जाती हूँ। तो बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर मैच देखा गया, जीत की खुशी में भंगड़े डाले गए। और ऐसा कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान जीते, लाहौर और इस्लामाबाद जैसे शहरों में जश्न ना मनाया जाए, ढोल की थाप ना सुनी जाए। पार्क व्यू सिटी हाउसिंग सोसाइटी में भी खूब जश्न मनाया गया, लोगों ने खूब भंगड़े डाले, मैच को एंजॉय किया। ये आप मनाजिर देख सकते हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी और जैसे ही चौका छक्का लगता ना, वो एक आवाज़ होती थी, ऐसा लगता था जो यहाँ
पर शोर है ना वही स्टेडियम में भी शोर है, बल्कि स्टेडियम के शोर से ज्यादा वो देखें लोग बैठे जो ना भंगड़े डाल रहे हैं। लाहौरियों को तो कहते हैं भंगड़ा डालने का मौका। अच्छा, अपनी टीम अगर जीत रही हो तो फिर इस तरह की स्क्रीनिंग देखने में मजा आ रहा होता है। आप एक बॉल एंजॉय कर रहे होते हैं, स्क्रीन्स लगती है और मैच हार रहे, सारे पैसे जाए हो जाते हैं उसमें। तो जनाब ये बड़ी जबरदस्त जीत, और इस जीत के बाद जो जश्न था वो बड़ा जबरदस्त तरीके से मनाया गया। सर्दी भी हो गई है विफाकी दारुल हुकूमत में भी, सूबाई दारुल हुकूमत यानी लाहौर में भी, लेकिन उसके बावजूद जो जोश था ना क्रिकेट फैंस का वो कम नहीं हुआ, बल्कि वो ज्यादा देखने में आया। और सारे मैच एक के बाद एक हम एंजॉय कर रहे हैं। अल्लाह करे कि वर्ल्ड कप के आखिर तक हम ये मैचेस एंजॉय ही करते रहें। अल्लाह करे कि जब ट्रॉफी हमारे घर यानी पाकिस्तान आए ना तो हम फुल ऑन एंजॉय करें। और वो वाला जो मैच होगा ना, क्योंकि यकीन है मुझे कि फाइनल पाकिस्तान खेलेगा, जीतेगा, ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान की लग रही है, पाकिस्तान ही आएगी। अल्लाह करे ये कमाल हो जाए, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल होगा और हम देखेंगे और हम मिल के फिर इस जीत के जश्न को सेलिब्रेट करेंगे। चले, अभी बहुत सारी दुआओं की जरूरत है पाकिस्तानी टीम को कि वो मजीद अच्छा करें। जश्न की बात तो हो गई, अब जरा खान साहब की बात कर लेते हैं। वजीर आजम इमरान खान की बात करेंगे, जो आज कौम से खिताब में बताएंगे कि सियासी और मुआशी चैलेंजेस, गरीब तबके को निचोड़ती महंगाई समेत मुश्किल सूरत हाल से कैसे निपटा जाएगा। अहम तरीन खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान महंगाई के खात्मे के लिए इक़दामात और आवाम के लिए रिलीफ पैकेज का भी ऐलान करेंगे। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। इमरान खान ने वज़रा को कलअदम जमात से मुतालिक बयानबाजी से रोक दिया। जी, उन्होंने ये कहा है कि कोई भी गैर जिम्मेदाराना बयानात ना दिए जाएं जिससे मुल्क दुश्मन अनासर फ़ायदा उठा सकें। वज़ीर आज़म की इत्तेहादी रहनुमाओं से भी मुलाकात हुई। अहम कौमी मामलात पर मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया इस मुलाकात में। एक और अहम खबर जो कि इस वक्त मुल्क की जो मामलात हैं उनमें सबसे ज़्यादा गर्दिश कर रही है, हुकूमत और कलअदम तहरीक लब्बैक के दरमियान मुआहिदे पर अमल दरामद का आगाज़ अब हो चुका है। 840 गिरफ्तार कारकुनान को अब रिहा कर दिया गया है, जो कि सबसे बड़ा मुतालबा था। मुआहिदे के बाद हुक्मरान जमात के लहजे में भी काफ़ी नरमी देखी जा रही है। एजाज चौधरी वो ये कहते हैं कि कलअदम TLP के साथ पंजाब में सीट एडजस्टमेंट पर भी अब गौर किया जा रहा है और जो सियासी मामलात हैं उनको भी आगे बढ़ाने की ख्वाहिश हम रखते हैं। और दूसरी जानिब फवाद चौधरी ने मुखालफत की और ये लिखा कि इंतहा पसंद जमात से इत्तेहाद का मतलब आलमी सतह पर तन्हाई है, ये कहा है उन्होंने। तहरीक इंसाफ में कलअदम TLP से सीट एडजस्टमेंट के बारे में कोई बात नहीं हुई है, ऐसा भी फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया है। सो लेट्स सी कि आगे क्या सूरत हाल बनती है। अभी आगे बढ़ते हैं और आपको बताएंगे कि दुनिया को बदलते मौसम के खतरात से बचाने का मिशन लिए अमेरिका और चीन समेत बड़े ममालिक ने 26 इजलास में ऐलान कर दिया है। ये अज़्म किया गया है कि आइंदा 10 सालों तक जंगल नहीं काटे जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करना बड़ी ज़रूरी है, खान साहब की शजरकारी की पॉलिसी, उसके अगर हम देखें तो पाकिस्तान तो बड़ी देर पहले ही इस चीज़ का आगाज़ कर चुका है। तो क्रेडिट अगर मैं इस चीज़ का दूं तो हमारी गवर्नमेंट को जाता है, क्योंकि उनकी दूरअंदेशी और ऐसी पॉलिसी जिसमें पहले ही बताया गया था कि दरख्त लगाओ, शजरकारी करो, माहौल को बेहतर बनाओ। एटलीस्ट इस सेक्टर के बारे में सोचना शुरू किया गया और प्रैक्टिकली काम शुरू किया और अब दुनिया जो है उस चीज़ पे हमें चलती हुई नजर आ रही है। कार्बन का धुआं ख़त्म किया जाएगा। उधर वज़ीर आज़म के मुआवनी खुसूसी बराए मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम ने अमरीकी सदर से मुलाकात की है। ट्विटर पैगाम में लिखा है कि जो बाइडन ने जो है वो ये जो ग्लोबल मीथेन प्लेज है इसके हवाले से इसमें शामिल होने पर इमरान खान का शुक्रिया अदा किया गया है। और इसमें शामिल होने का मतलब ये है कि हम दुनिया भर में जो एनवायरनमेंट के लिए काम करने वाली तंजीमें हैं, जो कुव्वतें हैं, उनका साथ दे रहे हैं और हम उनका एक पार्ट बन चुके हैं। और पाकिस्तान के अंदर हम ये कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि बिलियन ट्री जिसका आपने जिक्र किया, इस तरह के कई और मंसूबे जो कि पाइपलाइन के अंदर मौजूद हैं। और इसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान के माहौल को बेहतर किया जाए। पाकिस्तान एक मुल्क है, एक खित्ते का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ का अगर एनवायरनमेंट बेहतर होगा, यहाँ पर अगर सब्जा बढ़ेगा तो इसके असरात पूरी दुनिया, खास तौर पर इस खित्ते के एनवायरनमेंट के ऊपर आएंगे। देखना, वही मैं आपको कह रही हूँ कि स्टार्टिंग में ही जब खान साहब आए थे तो ये जिस पॉलिसी का उन्होंने आगाज़ किया था, ऐलान किया था शजरकारी मुहिम के हवाले से, और हर साल हम देखते हैं कि ये चीज़ बढ़ती चली जा रही है। पंजाब हो जाए या बाकी जो सूबे हो जाए हमारे, वहाँ पर जिस तरह से इस चीज़ को परवान चढ़ाया जा रहा है वो काबिल दीद है, काबिल तारीफ़ है। और
पूरी दुनिया अब इसकी हमें मुख्तलिफ नजर आ रही है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल, एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की अब ये खबर है, आगे बढ़ रहे हैं हम। हाँ जी, वो ये कि सोशल मीडिया पर अक्सर हम ये देखते हैं कि ख़ास तौर पर फेसबुक पर हम ये देखते हैं कि आपकी जो तस्वीर है, अगर किसी भी ग्रुप के अंदर आपकी एक तस्वीर है तो ऑटोमेटिकली एक बॉक्स बना आ जाता है और फेसबुक पहचान लेता है कि आप कौन हैं, आप महक असलम हैं, आप फराज अहमद हैं। वो किस तरह से पहचानता है, एक फीचर है फेसबुक के अंदर जो कि फेस को रिकॉग्नाइज कर लेता है। लेकिन अब राजदारी के जो खदशात हैं, इसे दूर करने के लिए फेसबुक ने चेहरे की शनाख्त का ये जो निज़ाम है, इसे अब ख़त्म करने का ऐलान किया है और 1 अरब से ज़ायद सार्फिन के फेस प्रिंट को डिलीट कर दिया जाएगा। चेहरे की शनाख्त के मामले पर फेसबुक को कई अरसे से तनकीद का सामना भी था। सो वो कहते हैं ना, तनकीद होती रहे तो कभी असर हो जाता है। तो प्राइवेसी के हवाले से बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी। और ये जो प्राइवेसी के हवाले से, जैसे फराज ने भी कहा कि तनकीद थी, तो अब चलें लोगों को थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी। चलें जी आगे बढ़ते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना, ख़रीदारी के लिए कुछ जाते हैं आप, तो होता ये कि दिखा कुछ देते हैं, शॉपर में शॉपिंग बैग में कुछ और डाल देते हैं। मेरे साथ तो ऐसा बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि मैं कभी चेक ऑनलाइन शॉपिंग में ज़्यादा होता है। लेकिन ये ऑनलाइन शॉपिंग नहीं थी, दुखी इस बात का है, क्योंकि दिखाया कुछ, बेचा कुछ, और जब घर आया तो दिल ही टूट गया। बारात जो है वो रावलपिंडी से सरगोधा पहुंची, मगर दुल्हा तब्दील हो गया, मतलब तब्दील, और फिर जज्बात भी तब्दील हो गए, सोचे हालात भी तब्दील हो गए। दुल्हन वालों ने बारात को ही वापस भेज दिया। जाहिर है जो चीज मांगी गई थी, जिस चीज को दिखाया था, जब वो नहीं मिलेगी तो आप चीज वापस भेजते। शुक्र करेंगे ऑनलाइन रिश्ता तय हुआ, पसंदीदगी हुई, सारे मामलात हुए, बारात लेकर जब पहुंचे तो भाई दूल्हा ही कोई और है, दूल्हा वो था ही नहीं जो दिखाया गया। हाँ, और ये मैं वही बात करूंगी, शुक्र करेंगे वो चली गई बारात वापस, वरना हम कोई चीज ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, वो गलत आ जाए ना तो वो फौरन से हमें ब्लॉक कर देते हैं। क्या करें। लेकिन जिन्होंने धोखा दिया, अब उनके खिलाफ पुलिस को कार्रवाई करने के लिए कह दिया गया है। और अब पूछा जाएगा कि भैया हमारी बहन जो है वो हाथों पे मेहंदी लगा के दुल्हन बन के बैठी थी, आपने क्यों किया, और इसके पीछे वजह क्या है। जाहिर है कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। सो लेट्स सी, जब कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन होगी तो आगे क्या। बिल्कुल। और एक बहुत बड़ा नाम, खूबसूरत आवाज़, सहरा की बुलबुल, जिन्हें खामोश हुए 8 बरस बीत गए जनाब। लोग गुलकारा रेशमा की बात कर रहे हैं, जिनकी सुरीली आवाज़ आज भी सबके कानों में रस घोल रही है। तो जनाब, पाकिस्तान के सहरा से उठने वाली आवाज़ दुनिया के कोने कोने तक पहुंची। दुनिया भर में, ख़ास तौर पर भारत में रेशमा के जो गाने हैं वो कॉपी किए गए। बड़े बड़े मूवीज़ के स्टार जो हैं उनके ऊपर ये फिल्म आए गए। खैर, वैसे तो बड़ा ही भारत बहुत चीज़ों में कॉपी करता है, चलें इसमें भी कर लिया। आगे बढ़ते हैं जनाब, एक ऐसे मसले की बात करेंगे। हर एक शख्स, हर एक तबके से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स इससे मुतालिक सवाल करता है। यकीनन कैमरे के उस पार लोग जान गए होंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। महंगाई के मसले की मैं बात कर रही हूँ, जिसका हल अब आके नामुमकिन लग रहा है। हर महीना गुजर जाता है और अदादो शुमार को ऊपर ले जाता है, यानी हर शख्स हैरान भी हो जाता है। गुज़श्ता माह भी कुछ ऐसा ही हुआ है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से पैमाइश करदा महंगाई 4 माह की बुलंद तरीन सतह को छू गई है। एक साल में घी और कुकिंग ऑयल की कीमतें 43%, चिकन की ही 35%, जबकि आटे की कीमत 13% बढ़ी है। बिजली हो जाए, गैस हो जाए और पेट्रोलियम मसनूआत के निर्ख हो जाए, इसमें भी इजाफा हुआ है। जिन्होंने जलती पर तेल का काम किया है, क्या वजह है कि तमाम तर इक़दामात के बावजूद महंगाई पर काबू नहीं पाया जा रहा, जबकि हुकूमत तो कहती है कि सब अच्छा है, पॉलिसीज़ भी अच्छी हैं, लेकिन उसके बावजूद अवाम पिस रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं माहिर मुआशियात डॉक्टर साजिद अमीन साहब। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि अक्टूबर अदादो शुमार के हिसाब से इंतहाई ख़तरनाक, इंतहाई महंगा महीना साबित हुआ। क्या वजह समझते हैं आप इसकी? बहुत शुक्रिया जी। मेरे ख्याल जैसे आपने अभी अपने इंट्रो में कहा, इससे पहले कि हम नंबर्स की तरफ जाएं, आपको याद होगा मैंने शायद लास्ट ईयर भी आपके साथ ही एक प्रोग्राम किया था। तो मुझे लगता है कि सबसे अहम जो चीज़ है वो किसी प्रॉब्लम को उसके सही मानों में जानना और मानना है। जब गवर्नमेंट ये कहती है कि भी सब अच्छा है, महंगाई पाकिस्तान में कम है, पेट्रोल की कीमतें पाकिस्तान में बांग्लादेश, इंडिया, बाकी मुल्कों से कम है, तो मुझे लगता है वो 2 तरह की प्रॉब्लम जो है वो हो रही होती है। आम आदमी जो है वो लगता है कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है बेसिकली, लेकिन उससे बढ़ के जो ख़तरनाक है वो ये है कि जो ताजर है, जो इन चीज़ों को बढ़ा रहे हैं, प्राइसेस को, जो कीमतों को बढ़ाने वाले, उनको लगता है कि यार गवर्नमेंट इस मसले पे भी सीरियस नहीं है, तो हमारे पास आज़ादी है, हम अभी भी जो चाहें कर सकते हैं। तो जो पहला होगा, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस तरह के जो बयानात हैं
वो छोड़ देने चाहिए कि आप चीनी के दाने कम कर लें, आप रोटी कम कर लें, आप आटा कम कर लें, क्योंकि ये गवर्नमेंट की नॉन सीरियसनेस को शो करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट मजीद ख़राब होती है। तो ये तो एक था कि क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है इसके कहे हुए का बड़ा असर होता है, लोग इसको अपने तौर पे देखते हैं। तो एक तो ये तो हो गया कि हमारे यहाँ जो कुछ जो चीज़ें हैं महंगाई के हवाले से बयानात की हद तक उसको रोकने की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट को बड़ा कमिटेडली ये कहना चाहिए कि इस वक्त ये सबसे बड़ा मसला है और हमारी जो महंगाई है वो बदतर है तमाम रीजनल ममालिक से। जब तक आप इस हकीकत को मानेंगे नहीं, आप उसको दुरुस्त नहीं कर सकते, क्योंकि किसी चीज़ को दुरुस्त करने के लिए सबसे पहले उसका मानना ज़रूरी है। तो एक तो ये हो गया। दूसरे पे मुझे लगता है अगर हम महंगाई को देख सकें तो उसके 3 बुनियादी फैक्टर्स हैं जो इस वक्त सामने आ रहे हैं। एक तो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं, जाहिर है ऑयल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, पेट्रोलियम प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, और वो डेफिनेटली गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, और वहाँ पे जाहिर है जो महंगाई आएगी वो पास ऑन होगी पेट्रोल प्राइसेस की सूरत में, तो उस पर महंगाई का इम्पैक्ट जो है वो है। जो सेकंड है वो रुपए की वैल्यू का गिरना है। पाकिस्तान में रुपए की वैल्यू गिरी है, जिसका जाहिर है इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट आता है। लेकिन यहाँ 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं जिनको मैं रखना चाहूँगा सामने, क्योंकि मुझे लगता है लास्ट ईयर भी शायद बात हुई थी हमारी कि जब आप सारी की सारी जुम्मेदारी डाल देते हैं कि ये रुपए के गिरने से प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो आप खुद को बरी जुम्मा कर रहे होते हैं, और साथ ही आप ये कह रहे होते हैं कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। गवर्नमेंट एक्चुअली ये कह रही होती है, जिससे अगेन एक नेगेटिव मैसेज आता है। एक्सचेंज रेट के हवाले से हमारी 2 बड़ी अहम चीज़ें हैं जो समझने की ज़रूरत है। एक तो ये है कि अनफॉर्चुनेटली हम पहले रुपए को उस तरह से गिरने नहीं देते जब उसकी ज़रूरत होती है। मैं बार बार ये लिख चुका हूँ कि रुपया इंडिया में भी 32-34% गिरा है पिछले 8-10 साल में जी। हमारा शायद 42-45-47% के करीब गिरा, 47% के करीब गिरा। लेकिन हुआ क्या है कि उन्होंने उसको ग्रेजुअली गिरने दिया जब उसकी ज़रूरत थी। हमने उसको लॉक कर दिया 100 रुपये पे, 104 रुपये पे 2014-15 से लेके 17-18 तक, जिसको हम आर्टिफिशियल ओवर वैल्यू कहते हैं। अब जब वो रुपया यकदम गिरा है तो उसकी वजह से उसका ज़ाहिर इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा आया है बनिस्बत उन मुल्कों के जहाँ पे वो ग्रेजुअली गिरता रहा। लेकिन एक और चीज़ जो इससे बड़ी अहम है वो ये है कि हमारे यहाँ ये एक मिसकंसेप्शन है शायद एक के रुपये के गिरने में और महंगाई के बढ़ने में 100% तल्लुक है। जो ही रुपया गिरेगा 100% ही महंगाई बढ़ जाएगी, ऐसे नहीं है। एक तो ये जो रिसर्च है वो बताती है बहुत कम इम्पैक्ट होता है इसका, लेकिन अगर आप देखें भी वो नज़र भी आता है मार्केट में कि हो क्या रहा है कि वो चीज़ें इवन जो हम लोकली प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी कीमतें भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ रही हैं जितनी तेज़ी से इम्पोर्टेड गुड्स की बढ़ रही हैं। बल्कि अगर आप देखें कि पिछले हर मंथ में शायद ये देखें ईयर में, तो जो वीट की प्राइस है वो 7-25% बढ़ी है, लेकिन जो सब्जियां हैं वो 15% के करीब बढ़ी। ठीक है, उसमें पेट्रोलियम प्राइसेस का इम्पैक्ट आता है बट इतना नहीं आता। तो एक तो ये है। तो अल्टीमेटली जो मुझे लगता है एक पॉइंट जहां पे गवर्नमेंट खुद को सही परफॉर्म कर सकती है या करने की भी मार्जिन है, वो है गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन का। ये तीसरा एलिमेंट है जहां पे आपकी प्राइसेस जो है वो बढ़ रही है। अगर आप देखें बहुत सारी रिपोर्ट्स आई कि जहां गंदम की होर्डिंग हुई, चीनी की होर्डिंग हुई और बहुत सारी चीज़ों की होर्डिंग हुई, जो सप्लाई चेन का जो टूट जाना, लोगों का कर जाना। सो मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस कंट्रोल्स हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटीज उस इफेक्टिवली से काम नहीं कर रही हैं जिस तरह पहले करती रही हैं। डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस या असिस्टेंट कमिश्नर का ऑफिस बड़ा अहम होता था। अगर आप अभी रिसेंट जो नंबर आया है इसमें देखें तो सबसे ज़्यादा जो लीड कर रही हैं वो 2 चीज़ें कर रही हैं। एक तो फूड प्राइसेस है और उस पर जो लोकल प्राइस कंट्रोल कमेटीज हैं वो बड़ी इफेक्टिव होती हैं ताकि वो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट मार्जिन हैं उनको कम किया जा सके एटलीस्ट। तो एक तो ये है। दूसरा जो है वो एनर्जी प्राइसेस में बहुत हद तक इंक्रीज हुआ है जिसकी वजह से, और चूँकि उनका वेट बड़ा हाई होता है प्राइस इंडेक्स में, जिसकी वजह से ये चीज़ें बढ़ रही हैं। वहाँ पे प्रॉब्लम पाकिस्तान को मुझे लगता है जो आ रही है कि अगर हम एनर्जी प्राइसेस को ना बढ़ाएं तो हमारा जो रेवेन्यू का टारगेट है जो हमने कमिट किया हुआ IMF के साथ
वो कैसे पूरा होगा। तो हमने पिछले 2-3 साल से एनर्जी को। साजिद साहब, प्राइसेस बढ़ाना जैसा कि आपने बताया ठीक है, नागुज़ीर हो जाता है कुछ मामलात पर और ये पूरी दुनिया में हो जाता है, लेकिन हम अगर बात करें ऑन पेपर सब अच्छा है लिखा जा रहा है। अगर जो मुतालिका नुमाइंदे हैं उनसे बात की जाए तो वो ये कहते हैं कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पॉलिसीज़ बन रही हैं जी, बहुत जल्दी इसके दूर नताइज आना शुरू हो जाएंगे और ये पहले साल से हम सुन रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि आम आदमी तक इसके असरात पहुँच नहीं पा रहे हैं, वो पिसता चला जा रहा है, मज़ीद महंगाई के बोझ तले दबता चला जा रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि पॉलिसीज़ जो बनाई जाएं उसका फ़ायदा आम आदमी को पहुंचे। सिर्फ गाड़ियां, कपड़े या फिर जो मोबाइल फोन्स हैं, इन लग्जरीज की बात नहीं हो रही। हम बात कर रहे हैं दाल, आटा, चीनी, घी, इन चीज़ों की बात कर रहे हैं जो कि लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। साजिद साहब, आपने बहुत डिटेल में बात की, बहुत शुक्रिया आपका। मजीद भी इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से हम आपसे डिस्कशन करते रहेंगे। जी 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 जी। मैंने ये नहीं कहा कि प्राइसेस बढ़ाना बहुत ज़रूरी हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत हद तक हम इन प्राइसेस को कम कर सकते थे अगर हमारी जो गवर्नेंस है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बेहतर होती। सही है, ठीक है। और वही साजिद साहब बात के अगर बेसिक नीड्स जो हैं वही अगर एक आम शख्स को मिल जाए तो वो यकीनन महंगाई का सवाल नहीं करेगा। बेहद शुक्रिया गुफ्तगू कर बात करने के लिए। अब जरा आगे बढ़ते हैं, बदलते मौसम की बात करें। जब सर्दियां आती है ना तो काफ़ी सारी, मुझे लगता है सर्दियों में ज़्यादा बीमारियां हो जाती है। मौसम बदल रहा है, सर्दियां आ रही हैं, साथ ही स्मॉग और फोग जैसे मसाइल ला रही हैं। और स्मॉग से आपको पता है क्या होता है, गले की भी बीमारी होती है, सांस लेने में भी मसला होता है। लाहौर और कराची की एयर क्वालिटी गुज़श्ता कुछ दिनों में इंतहाई ख़राब रही है। लाहौर में स्मॉग के डेरे हैं। पिछले दिनों लाहौर में एक ही रोज़ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 दर्जे बढ़कर 400 से भी तजावज़ कर गई। और ये वर्स्ट है, ये वर्स्ट है, ये आम सी बात नहीं है। 400 दर्जे तक पहुंच जाना ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। और ये जो सिचुएशन पैदा हुई थी ये इंडिया से पैदा होना शुरू हुई थी स्मोक की, और उसके बाद जब पाकिस्तान के अंदर आई है तो लाहौर पहले से जो है मुतासिर हुआ और उसके बाद अब कराची में इसके असरात आना शुरू हो चुके हैं। और साथ ही साथ ये भी आपको बताएं कि अगर कल की बात करें तो इसमें कंपैरेटिवली पहले से कंपैरिजन अगर किया जाए तो उसमें थोड़ी सी बेहतरी आई थी। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये 112 हो गई थी, लेकिन ये भी सांस के मरीजों के लिए बहुत ही नुकसानदेह चीज है। और कराची की जैसा कि आपने बात की महक, तो कराची में सूरत हाल जो है ये भी कुछ अच्छी नहीं है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज कराची में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ये 154 रिकॉर्ड किया गया है। माहौलियाती आलूदगी की जो वजूहात हैं ये समझने की जरूरत है। बिल्कुल, और इसी चीज को समझने के लिए हमने राबता किया है माहिर माहौलियात मरियम शब्बीर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। मरियम साहिबा, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ज़रा लाहौर का रुख करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग के लाहौर में सिचुएशन ज़्यादा ख़राब होती है, भारत के ज़रा ज़्यादा करीब है। मुझे ये बताएगा कि स्मोक के डेरे हैं वहाँ पर, लेकिन जब हम बात करते हैं ना एयर क्वालिटी की, वो दिन पर दिन ख़राब होती है, स्पेशली नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, और कभी कभी फैब्रिस की लपेट में आ जाता है। मेन रीजंस आपकी नज़र में क्या है? बाकी आपकी सबसे मेजर जो कंट्रीब्यूटर है वो आपकी रोड ट्रांसपोर्ट होती है। ये जो गाड़ियाँ, बाइक्स वगैरह, रिक्शे, ये सब चीज़ें जो चल रही होती हैं, क्योंकि उसमें एक तो फ्यूल क्वालिटी ठीक नहीं होती, दूसरा उनका नंबर बहुत ज़्यादा हाई होता है। बहुत रश की वजह से भी ये मसले होते हैं। सेकेंड नंबर पर सनतें होती हैं, जैसे कि सीमेंट प्लांट होते हैं, आपके स्टोन क्रशिंग यूनिट्स होते हैं, जो पत्थर काटने वाले इस तरह के वो यूनिट्स होते हैं। और उसके बाद थर्ड नंबर पे आप देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर आपका होता है, जिसमें ये स्टबल बर्निंग किसान वगैरह जलाते हैं और ब्रेक किल्स आपकी होती हैं। तो ये मेजर रीजंस होती हैं। क्रॉस बाउंड्री भी ऑफ कोर्स आपकी स्मॉग आती है, जैसे कि आपने इंडिया का जिक्र किया, पंजाब में, हरियाणा और इस तरह की चीज़ें हैं जो, और चूँकि वो स्टबल बर्निंग की वजह से और ब्रेक किल्स की वजह से थोड़ा एग्रीवेट करती हैं, लेकिन थ्रू आउट जो है वो पूरे साल की भी अगर आप देखें तो कोई सूरत हाल एयर क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। ये थ्रू आउट ईयर ही ये इशू रहता है कि आपको बहुत कम ऐसा, इवन कि इस्लामाबाद में भी बैठे जो कि समझा जाता है कि बड़ा साफ है, आपको 0 से 50 जो एक हेल्दी एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है वो आपको बहुत कम मिलता है। शायद साल में आपको 2 से 3 दिन ओवरऑल ऐसे मिले जिनमें एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा होता है। ओवरऑल सारे ही शहरों की सूरत हाल बुरी है। अच्छा मरियम, एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात हो रही है तो हमारे नाजरीन की रहनुमाई के लिए जरा बता दीजिएगा ये जो टर्मिनोलॉजी है ये किस चीज के लिए यूज की जाती है? नॉर्मल जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है मिनिमम से मैक्सिमम ये कितना होना चाहिए? और जैसा कि हमने बताया कि लाहौर में 400 तक पहुंच गया था ये एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये कितना ज्यादा खतरनाक है?
जी, एयर क्वालिटी इंडेक्स बेसिकली टेक्निकल टर्म है जिसमें आप बताते हो कि आपकी जो हेल्दी एयर है जिसमें पोल्यूटेंट्स हैं, मेनली पार्टिकुलेट मैटर्स, और भी पोल्यूटेंट्स होते हैं लेकिन मेनली पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और 2.10 होता है, 10 होता है, जो कि नेकेड आई से आप नहीं दे सकते, वो इसमें होता है। तो जो हेल्दी एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 0 से 50 के बीच होना चाहिए। इसका मतलब है आपकी हवा साफ है, आप उसमें सांस ले सकते हैं बगैर परेशान हुए। लेकिन 50 से ऊपर अगर होता है तो फिर डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जैसे 50 से 100, 150, 200 और फिर उससे भी अबव। तो ये जो 50 से ऊपर जितना भी होगा वो अनहेल्दी होगा। 50 से 100 अगर आप बात कर लें तो वो सेंसिटिव लोगों के लिए कहा जाता है अनहेल्दी है। अगर आप सेंसिटिव नहीं है पोल्यूशन से बहुत ज़्यादा तो वो आपके लिए नॉर्मल है, आप सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन 100 से ऊपर, फिर 150, उससे ऊपर जब क्रॉस करना शुरू कर जाता है तो इट बिकम्स एक्सट्रीमली डेंजरस टू लिव इन टू दैट एयर, टू ब्रीथ इन टू दैट एयर। बड़ा खासतौर पर पेशेंट्स के लिए भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपके हवा आप जब सांस लेते हैं तो फेफड़ों में आपके जाती है, और फेफड़े, नाक, गला, इन पैसेज आपका जो है ये है, तो आप इनसे जब आप ये हवा गुजरती है पोल्यूटेंट्स वाली तो ऑफ कोर्स आपको जो है वो इम्पैक्ट करती है, आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट कर रही होती है, मुख्तलिफ किस्म की इश्यूज होती है। बिल्कुल। अच्छा मरियम, ये तो ज़रा हमने लाहौर पे भी ज़रा नज़र डाली, ज़रा अगर कराची का हम रुख करें तो कराची भी एक बड़ा शहर है। यहाँ पर आपको क्या लगता है इसकी मेन रीज़न क्या है? हमारा ख़राब ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, धुआं छोड़ती गाड़ियाँ हैं? आपकी नज़र में कराची में एयर क्वालिटी ख़राब होने की मेन वजह क्या है, और शहरी इसको बेहतर बनाने में क्या किरदार अदा कर सकते हैं? जी, जैसा कि मैंने वजूहात बताई लाहौर की, वही आपकी ओवरऑल रिसर्च ये बताती है कि ओवरऑल यही आपकी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि आपने खुद मेंशन किया कि गाड़ियां हैं जो धुआं छोड़ती हैं, तो गाड़ियां एक तो धुआं तो छोड़ती हैं ही, वो आपके इंजन ठीक नहीं होता, आपकी फ्यूल क्वालिटी ठीक नहीं होती, जिसकी वजह से पोल्यूशन आपकी हवा में जा रही होती है। स्टोन क्रशिंग यूनिट्स होते हैं आपके, जिनकी वजह से और इसके अलावा सनतें जो आपके पोल्यूटेंट्स एमिट कर रही होती हैं, ये सारे ऑफ कोर्स कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो हर एक शहरों में यही वजह होती है, और हम हमेशा शहर ही कहते हैं। आप देखें कि इसमें आपको देही इलाके बहुत कम हैं जो ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना ख़राब मिले, और उसकी वजह ये होती है कि उसमें वेजिटेशन का एक डिफरेंस थोड़ा फैक्टर आ जाता है। क्योंकि इस मौसम में देखें तो किसान जो है वो ऑफ कोर्स गाँव में भी ये जला रहे होते हैं, तो थोड़ा बहुत इशू तो वहाँ पर भी होता है। लेकिन चूँकि वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट इसलिए नहीं हो जाता गाँव वगैरह में, क्योंकि वहाँ पर आप देखें वेजिटेशन होती है, आपके दरख्त बहुत ज़्यादा होते हैं, करीब में जंगल होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा वो ये इशू हाईलाइट नहीं होता। लेकिन शहरों में हाउसिंग सोसाइटीज़ वगैरह भी हम डेवलप कर रहे, हम नहीं होते, जो बिजनेस हैं वो डेवलप कर रहे होते हैं, तो वो आपके दरख्त काट देते हैं, आपके ग्रीन बेल्ट्स ख़त्म कर देते हैं। तो ये भी आपके एडिशनल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं। इसके अलावा एक जो बहुत कम एरिया जिसके बारे में बात की जाती है वो आपका कूड़ा क्रिकेट है, जिस पे बहुत कम रिसर्च है। वो जला दिया जाता है, आप देखें उसमें प्लास्टिक होता है, उसमें आपके घर का वेस्ट होता है, दूसरा वेस्ट होता है, वो जला दिया जाता है। तो जलाने से जो आपके एमिशंस होते हैं, एमिट होते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। वो बहुत मेजर वो भी कंट्रीब्यूटर होता है इसमें। तो ये कुछ मेनली होते हैं। और शहरी आपने जहाँ तक पूछा किस तरह से किरदार अदा कर सकते हैं, तो ये मेरा ख्याल है कि शहरी ऑफ कोर्स इंडिविजुअल लेवल पर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादा गवर्नमेंट लेवल पर करने की ज़रूरत है लॉन्ग टर्म। इंडिविजुअल लेवल पे आप यही कर सकते हैं कि, लेकिन वो भी तब हो कि जैसे आपके पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी हो, जो कि जैसे मेट्रो वगैरह या इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं, ऑरेंज लाइन जैसे लाहौर में भी है, इस तरह के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं अगर ये हो जो कि सेफ हो हर तरह की जेंडर के लिए, तो वो आपके एमिशन में कम कंट्रीब्यूट करेगा। तो कम लोग जो है वो कार्स के ऊपर और गाड़ियों के ऊपर करेंगे। इसके अलावा आपको इंजन्स की क्वालिटी इंप्रूव करने की ज़रूरत है। यहाँ पे फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को अपना रोल प्ले करने की ज़रूरत है कि वो अपने प्रोविंसेस में, ऑफ कोर्स 18th अमेंडमेंट के बाद आपको पता है कि एनवायरनमेंट प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स है, तो वहाँ करने की ज़रूरत है। इंडिविजुअल लेवल पे ऑफ कोर्स आप यही कर सकते हैं कि आपकी विसिनिटी में अगर आपके पास स्पेस है घर में, आपके लॉन में, तो आप वहाँ पे मैक्सिमम दरख्त लगा सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर आपके पास सेफ कोई है, आपके एरिया में अवेलेबल है, तो उस पर आप ट्रैवल करें, ताकि मिशन अगर आप बाइक पर ट्रैवल कर रहे हैं या आप
कार के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं तो वो एमिशन जो है वो कम कंट्रीब्यूट हों, और यही इंडिविजुअल लेवल पे या कूड़े को आग ना लगाएं, या इस तरह से चीजें ना करें कि जो प्लांटेशन बड़ा जरूरी है, जो माहौल को ज्यादा इफेक्ट करे, ये आप काम ना करें। जैसे आपने कहा शजरकारी कर सकते हैं, तो हर शख्स अपने अपने तौर पे कोई ना कोई जिम्मेदारी अदा कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा मरियम ये बताएगा कि जैसा कि आपने बताया कि 0 से लेकर 50 तक जो है ये नॉर्मल एयर क्वालिटी इंडेक्स है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि शायद बहुत ही कम ऐसे मकामात होंगे जहां पर ये क्वालिटी इंडेक्स देखा जा रहा हो। ऐसे में कहीं पर 150 है, 200 है या 200 प्लस भी है, तो प्रिवेंशंस क्या है? क्या शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? ये भी ज़रा मेंशन कर दीजिएगा। मास्क लगाना या फिर कोई और ऐसी टेक्निक्स या तरीका इख्तियार किया जाए जिससे इसके जो असरात हैं उससे बचा जा सके। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक तो शहरी मास्क पहने और डबल मास्क पहने जब यहाँ, एक तो आप कोविड से भी महफूज रहेंगे और दूसरा एयर क्वालिटी की वजह से भी आप सर्वाइव कर सकेंगे। सेकेंडली, आप चूँकि कुछ लोगों को इचिंग होती है ऐसी हवा की वजह से आंखों में, तो आप आंखों में अगर आपको खारिश हो रही है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ड्रॉप्स अपने पास रेडी रखिए डालने के लिए, और ग्लासेस का इस्तेमाल करें आप बाहर जा रहे हैं ताकि डायरेक्ट आपका एक्सपोजर उसमें ना हो रहा हो। और हाथ मुंह धोएं, ठंडे पानी के छींटे मुंह पे मारें, और आंखों में भी इससे आपको अफाका होगा। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपके पास पैसे हैं, तो आप एयर प्योरीफायर घर में लगाइए। उससे ये होगा कि हवा का मतलब थोड़ी सी साफ होकर आप तक पहुंच रही होगी। लेकिन इंडोर एयर क्वालिटी के भी ये फोर्स जो है वो आपके पास चैलेंजेस होते हैं। राइट, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच मरियम। आपने बहुत डिटेल में एयर क्वालिटी और इसकी वजूहात के हवाले से हमें आगाह किया। एक ब्रेक की जानिब हम बढ़ रहे हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक जनाब, और अब बात करेंगे आपके हमारे सबके पसंदीदा खेल क्रिकेट के आलमी मुकाबले की। दोबारा से बात करें, दोबारा से बात कर रहे हैं। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है जनाब। पूरी कौम को, शायकीन क्रिकेट को बहुत बहुत मुबारकबाद। भारत, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, उसके बाद नमीबिया को शिकस्त दी है। नमीबिया को कल के मैच में 45 रन से पाकिस्तान ने हराया, जिसके बाद फाइनल 4 में पाकिस्तान अपनी जगह पक्की कर चुका है। जनाब आली 79 रन की इनिंग्स खेलने वाले मोहम्मद रिजवान बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए हैं मैच के। आज अफगानिस्तान का मुकाबला है भारत से और न्यूजीलैंड का मुकाबला स्कॉटलैंड से होने जा रहा है। ग्रुप 2 में से दूसरी कौन सी टीम ऐसी है जो कि सेमीफाइनल में पहुंचेगी? आज की सूरत हाल भी वाज़ेह हो जाएगी। बहरहाल जो मर्जी पहुंचे, हमारी तो टीम पहुंच गई ना, हमें इस चीज़ की खुशी है। नुमाइंदे खुसूसी अब्बास शब्बीर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब्बास, गुड मॉर्निंग। एक अच्छी मॉर्निंग यकीनन आपकी हुई होगी, है ना, और बड़ा कल आपने इसको सेलिब्रेट भी किया होगा, क्योंकि जाहिर है मैं फराज से भी गई थी कि जिन्हें क्रिकेट से इश्क नहीं था ना, अब वो भी इसके आशिक बन चुके हैं। माशाल्लाह हमारी टीम ऐसा खेल रही है, इस मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं वो भी। एग्जैक्टली 4 मैचेस, चारों में फतह। शाहीनों के अप्रोच आप कैसी देख रहे हैं? क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा टेक्निकल, बहुत ज़्यादा संभल के, बहुत ज़्यादा ध्यान से खेल रहे हैं। शाहीन, आपको भी ऐसे ही लग रहा है? देखिए, गुड मॉर्निंग। मुझे तो इससे लग रहा है कि आप बहुत अच्छी, दोनों आप लोग क्रिकेट एनालिस्ट बन चुके हैं। ये वर्ल्ड कप खत्म होगा तो मुमकिन है कि आप स्पोर्ट्स तजियाकार होंगे। अल्लाह की ज़ुबान मुबारक अगर हम पाकिस्तान टीम की, और इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि हम वर्ल्ड कप जितवाएं पाकिस्तान को। अब हमारे पास मौका है, क्योंकि जो 7 T20 वर्ल्ड कप हुए हैं उसमें 5वीं बार पाकिस्तान सेमीफाइनल के अंदर पहुंच रहा है, और पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि जो रिदम हम पाकिस्तान टीम के अंदर देख रहे हैं, जो बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं, और कल जो फैसला, और पूरे टूर्नामेंट के अंदर जो हमारे फैसले हैं टॉस जीतने के बाद या टॉस हारने के बाद, किस तरीके से हमने ग्राउंड के अंदर किस मेंटालिटी से खेलना है, किस बॉडी लैंग्वेज से खेलना है, बड़ा पॉजिटिव हम सारी चीज़ को देख रहे हैं। और यही अगर बॉडी लैंग्वेज हमारी रही तो हम बहुत अच्छे तरीके से जीतेंगे। कल जो फैसला था टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का, पहले बैटिंग करने का जो फैसला था, बहुत अच्छा फैसला था, क्योंकि ड्यू फैक्टर भी था। और पहले अगर 10 ओवर आप देखें तो वहाँ पे नमीबिया के बॉलर्स को अच्छा टर्न भी मिल रहा था, क्योंकि ड्यू फैक्टर की वजह से। लेकिन आफ्टर ऑल जो हमारी परफॉर्मेंस है ओवरऑल पूरी टीम की, ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, क्योंकि पूरी कौम
वजीर आजम से लेकर पूरी कौम जो है वो यकजा है, एक ही ज़बान है। डिसीजन पर अगर स्पेसिफिकली बात की जाए कल के डिसीजन के हवाले से, तो पहले से जो एक हमारा मोमेंटम चला आ रहा था कि टॉस जीतना और उसके बाद पहले फील्डिंग लेना, इसको बदला पाकिस्तान टीम की जानिब से। इसकी क्या वजह आपको लगती है? मेरे ख्याल में शायद जो एक मोमेंटम है उसमें चेंज लाना चाह रहे थे कि कल कोई बड़ा मैच आ जाए, उसमें जो सामने वाली टीम है वो टॉस जीत जाए और अगर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दे दी जाए तो उस हिसाब से भी पाकिस्तान के पास एक एक्सपीरियंस, एक प्रैक्टिस मौजूद हो। नहीं, बहुत अच्छा इंटेलिजेंट फैसला था कप्तान का टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का, क्योंकि ड्यू फैक्टर होता है वहां पर। और आपने देखा कि पहले 10 ओवर्स में अच्छा सब्सटेंस मिल रहा था नमीबिया के बॉलर्स को भी। तो पाकिस्तान को चूंकि गल्फ की विकेट्स, यूएई की विकेट्स से हम पहले भी खेल चुके हैं और हमें पता है कि ये विकेट्स किस तरीके से बिहेव करती हैं, तो हमें कल एज मिला और हमने बड़ा अच्छा, हमारे देखें जी, हमारे प्लेयर्स आप देख लें, रिजवान को, बाबर आजम को, हमारी पूरी बैटिंग लाइन देख लें, आप हफीज को देख लें, फिर अगर हम बॉलिंग के अंदर अपनी बात करते हैं तो हम बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, हम आउट क्लास हैं। देखें अब इसका क्रेडिट जो है वो मैं देता हूं रमीज राजा साहब को। सही है। जिस तरीके से उन्होंने उस वक्त बहुत तनकीद की जा रही थी कि मैथ्यू हेडन को हम इंडक्ट कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियंस बड़े रूड होते हैं, ये होता है, लेकिन जो एग्रेशन और जो एडवाइस मैथ्यू हेडन की इस वक्त पाकिस्तानी टीम के साथ है और जो रमीज राजा साहब का जो फैसला था इनको वर्ल्ड कप से फौरन पहले इंडक्ट करने का, ये बहुत अच्छा फैसला था। आप देखें कि कितना चेंज आपको कैंप के अंदर नजर आ रहा है। मैथ्यू हेडन खिलाड़ियों के साथ किस तरह घुल मिल चुके हैं, यानी अगर हमारे खिलाड़ी 3-4 जो हैं, आफरीदी हो गया और जो गोरे खिलाड़ी हैं, अगर वो मैथ्यू हेडन के साथ खड़े होते हैं तो हमें इस तरह लगता है कि ये भी मैथ्यू हेडन भी हमारे मुल्क के ही हैं। तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन इस वक्त हमारी टीम का बना हुआ है और हम समझते हैं कि ये अब इंडिया को तो हमने नॉकआउट कर दिया है और आज इंडिया अगर अफगानिस्तान, इंडिया ने 20 साल अफगानिस्तान पर पैसा लगाया, अपने ग्राउंड दिए, आईपीएल खिलाया, कितनी इन्वेस्टमेंट की है इंडिया ने अफगानिस्तान पर, और अगर अफगानिस्तान अपसेट कर देगा तो इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा एक लेसन होगा। और मुझे लगता है, और अब्बास मुझे लगता है कि अफगानिस्तान करेगा, क्योंकि जाहिर है हर कोई टीम खेलने आई है, लेकिन पाकिस्तानी टीम के बारे में मशहूर है कि जी पाकिस्तानी टीम बदले लेने आई है, हर मुल्क से कोई ना कोई झगड़ा है और वो पूरे बदले। अब हमारा जो टारगेट है ना, अब हमारा जो टारगेट है वो इंग्लैंड है। न्यूजीलैंड को हमने हरा दिया है, जी बिल्कुल, इंडिया को हमने हरा दिया है, अब हमने इंग्लैंड को हराना है। हमारा असल टारगेट इंग्लैंड है। आपको याद होगा ना, इंग्लैंड ने भी मना किया था। निकालें कोई ना कोई ऐसी चीज निकालें। देखें, जब तक आपकी टीम वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड नहीं होगी, आपके स्पॉन्सर अट्रैक्ट नहीं होंगे। अब आप देखें कि आप विनिंग ट्रैक के ऊपर हैं। अब जब आप वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे तो खुद टीमें यहाँ पर आकर खेलेंगी, फिर सिक्योरिटी का इनको कोई मसला नहीं होगा, स्पॉन्सर्स भी आपको अट्रैक्ट करेंगे। तो अब हम विनिंग ट्रैक के ऊपर हैं और माशाल्लाह हम कह सकते हैं कि किसी भी तनकीद का जवाब जो है परफॉर्मेंस से कैसे देना चाहिए, ये पाकिस्तान ने दिखा दिया है। अच्छा बस कल के मैच के हवाले से पाकिस्तान की तो हम मुसलसल बात कर रहे हैं, नमीबिया की अगर बात की जाए, एक बहुत ही जो है नई टीम, पहली बार वर्ल्ड कप के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया, लेकिन बहुत अच्छी टीम से ज़्यादा अच्छी पोजीशन में नजर आ रही है। हम भारत की बात करें, इसके अलावा कीवीज़ की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, टफ टाइम दिया स्टार्ट के अंदर पाकिस्तान को नमीबिया ने। बॉलिंग बहुत अच्छी की, जैसे कि आपने बताया, पहले 10 ओवर्स में पाकिस्तान नहीं समझ पा रहा था, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है पाकिस्तान की ग्रिप मजबूत हुई है। तो नमीबिया की जो परफॉर्मेंस है, खासतौर पर उनकी जो बॉलिंग है, उसको कितना क्रेडिट देंगे? देखिए, नमीबिया की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। पहले 10 ओवर में बड़ा उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा रिस्ट्रिक्ट रखा, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस। अभी नमीबिया की टीम नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेटिंग नेशन है, हमारी कौम, हम हर जगह पे क्रिकेट, बचपन से जो बच्चा शुरू होता है उसको क्रिकेट अच्छी लगती है। हम हॉकी हमारा कौमी खेल है, लेकिन क्रिकेट इसके ऊपर बिल्कुल गली मोहल्ला मैदान ऐसा ग्लैमर बहुत है, कह सकते हैं आपके क्रिकेट दिलों का खेल है जी, ग्लैमर बहुत हो चुका है। तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस है नमीबिया की टीम में। और देखें, सबसे अच्छी बात है कि कल मैच जीतने के बाद जो हमारी
टीम उनके ड्रेसिंग रूम में गई और एक अच्छा जेस्चर उन्होंने दिया, उनको बकअप किया, क्योंकि वर्ल्ड कप T20 तक किसी भी टीम को क्वालिफाई करके पहुंचना कोई आसान काम नहीं होता। आप पहुंचते हैं और ठीक है आपको शिकस्त हो जाती है बड़ी टीमों से, लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता कि आपको हम बिल्कुल नॉकआउट कर दें। नमीबिया ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और स्पेशली कल जो पहले 10 ओवर थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि नमीबिया की टीम बड़ी प्रोफेशनल टीम है और आइंदा आने वाले वक्त में अगर इन पे थोड़ा सा अच्छा काम हुआ, इनको अच्छे चांसेस मिले, तो ये भी अच्छी टीम, जिस तरह बांग्लादेश भी इसी तरह आई थी। आप देखें अफगानिस्तान की टीम किस तरीके से आई और कम शॉर्ट टाइम के बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन आज मैं दुआ करता हूं कि अफगानिस्तान इंडिया को हराए। इंशाल्लाह हमारी दुआएं हमारे मुसलमान भाइयों के साथ हैं। अच्छा अब्बास, ये बताएं, जैसे हम पहले 10 ओवर्स की बात करें, उसमें हमारे जो बॉलर्स हैं वो कुछ ऑफ कलर नजर आए, उसकी क्या आपको वजह लगती है कि शायद उन्होंने सामने वाले को बड़ा ही आसान समझ लिया था और बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं अपने ऊपर लिया था और कहा था कि हाँ हम तो जीत जाएंगे, फलानी टीम है ना तो शायद इनसे जीतना बड़ा आसान है। क्या ऐसी भी सोच पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बॉडी लैंग्वेज में आपको नजर आई? देखिए मैं, जब आप एक लंबा टारगेट किसी भी टीम को, सामने वाली टीम को देते हैं ना, तो आप थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं। स्पेशली नमीबिया की टीम के हवाले से हम थोड़े से रिलैक्स हो गए, लेकिन प्लेयर्स को पता था कि कहां पर रिलैक्स होना है और कहां पे दोबारा से कमबैक करना है, और हमने बड़े अच्छे टाइम के ऊपर कमबैक किया। चूंकि मैच तो बड़ा आसान था, इतने लंबे टारगेट के बाद ये नहीं नजर आ रहा था कहीं से भी कि नमीबिया चेस कर लेगी, लेकिन क्रिकेट जो T20 क्रिकेट है इसमें आप कुछ भी नहीं कह सकते। तो हमें आइंदा अब तो हमारे पास कोई ऐसा चांस नहीं, अब तो हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, और अगर आज अफगानिस्तान ने इंडिया को हरा दिया और कुछ ऐसा अपसेट हो गया, इंग्लैंड के साथ हमारा सेमीफाइनल बन गया या कुछ ऐसी कॉम्बिनेशन बन जाती है, बड़ा जानदार किस्म का ये मैच होने वाला है अगर पाकिस्तान और इंग्लैंड आमने सामने आ जाते हैं। अच्छा बस ये बता दीजिएगा, आइंदा के मैचेस की अगर बात करें तो अब स्कॉटलैंड के साथ पाकिस्तान ने खेलना है कि गो के जो पॉइंट टेबल है उस पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है इस मैच, अगर खुदा ना खास्ता अगर ये मैच हार भी जाता है, लेकिन दुआ यही है कि ये मैच भी जीते और अनबीटेबल का जो एक टैग पाकिस्तान को मिला हुआ ये बरकरार रहे। आइंदा के मैच में आपको क्या लगता है कि सेमीफाइनल में कौन सबसे ज्यादा फेवरेट नजर आ रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट और किसके चांसेस फाइनल तक पहुंचने के हैं? देखिए मुझे तो पाकिस्तान फेवरेट नजर आ रही है, ठीक है, मैं चूंकि पाकिस्तान को ही सपोर्ट करता हूं तो मुझे पाकिस्तान फेवरेट नजर आ रही है। इंग्लैंड की टीम भी अच्छी है। अब साउथ अफ्रीका इंग्लैंड के मैच के बाद डिपेंड करता है कि इंग्लैंड के साथ हमारा सेमीफाइनल में जोड़ पड़ेगा या फाइनल के अंदर जोड़ पड़ेगा, लेकिन अब हमारा जो अगला टारगेट है वो इंग्लैंड है, क्योंकि न्यूजीलैंड का शिकार हमने बखूबी किया, इंडिया का शिकार हमने बहुत ज़बरदस्त किया और हमने इस पूरी दुनिया को बताया कि हम क्रिकेट खेलते हैं और जब हम फॉर्म में वापस आते हैं तो फिर हमें रोकने वाला कोई भी नहीं होता, और पाकिस्तान ने ये सब कुछ कर दिखाया। आप देखें कि पूरे टूर्नामेंट के अंदर हमने बड़ा आउट क्लास अभी तक हमने परफॉर्म किया है, लेकिन अब स्कॉटलैंड के साथ हमें इसको लूज, आपने जैसे कहा कि अनबीटन हमें जाना चाहिए, क्योंकि जब आप अनबीटन जाते हैं तो आपका मोराल कुछ और होता है, और ऐसे मैचेस के अंदर आपके जो ऑफ कलर बैट्समैन होते हैं या जिनको बारी नहीं मिल रही होती, उसको मौका मिलता है कि वो ऐसी टीमों के खिलाफ जिसको आप कमजोर समझ रहे होते हैं, लेकिन कमजोर क्रिकेट के अंदर किसी टीम को भी नहीं समझना चाहिए। बड़े बड़े अपसेट हमने क्रिकेट के अंदर देखे, 99 वर्ल्ड कप में आप देखेंगे बांग्लादेश वाला अपसेट हुआ, चल जाते हैं, वो कारतूस चल जाते हैं जिनके बारे में सोचा भी नहीं होता। बेहद शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए, वक्त देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए लाहौर का रुख करते हैं, जहां फौजी जवानों के दरमियान जिस्मानी फुर्ती के दिलचस्प मुकाबले अभी जारी हैं। 7 दीगर ममालिक की टीमें भी शरीक हुई हैं। पाक फौज के एथलीट ने पुल अप का आलमी रिकॉर्ड कायम करके अपनी धाक बिठा दी है। अनस जफर रिपोर्ट करें। पुलअप्स के मुकाबले में फौजी जवानों की शिरकत, एथलीट्स ने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। पाक फौज के जवानों ने सबसे ज्यादा पुलअप्स लगाकर सबकत हासिल की। अमजद अली ने 967 पुलअप्स लगाकर आलमी रिकॉर्ड कायम किया। मैं कुछ भी नहीं था, मुझसे एक पुल भी नहीं होता, जो कुछ भी है मेरे उस्ताद है। ये मुकाबले फिजिकल एजिलिटी एंड कॉम्बैट एफिशिएंसी सिस्टम के तहत हो रहे हैं। पाक फौज की 9 टीमों के साथ साथ इराक, मुत्तहिदा अरब इमारात, श्रीलंका, उर्दन, फलस्तीन और उज्बेकिस्तान की टीमें शामिल हैं। इंडोनेशिया, म्यांमार, मिस्र और जापान बतौर मुबस्सिर शरीक हैं। Japanese soldiers can come to here. It's very good opportunity to not only to compete but also to make to enhance the friendship. The Pakistan Army has done a marvelous job
and from the first to third international that Sri Lanka is participating, I would like to extend my sincere appreciation to the Prime Minister of Pakistan and the Chief of Army Staff of the Pakistan. आने वाले दिनों में फौजी एथलीट्स के दरमियान दौड़ और सिटअप समेत मुख्तलिफ मुकाबले होंगे। कैमरामैन मोहसिन इकबाल के साथ अंस जफर, समा, लाहौर। तो दिलचस्प खबरें, स्टोरीज और मेहमानों से आपको मिलवाएंगे भी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। स्टोरी शामिल कर लेते हैं महकमा बल्दियात से रिलेटेड, जहां ओपीएस पर तैनातियों के खिलाफ दरखास्त की समाअत हुई है। सेक्रेटरी बल्दियात की अदम पेशी पर अदालत की जानिब से बरहमी का इजहार किया गया है और अदालत ने सेक्रेटरी बल्दियात सिंध के वारंट गिरफ्तारी भी इस मामले पर जारी कर दिए हैं। इस हवाले से बात कर लेते हैं। समा के नुमाइंदे इरफान उल हक ने हमें ज्वाइन कर लिया। इरफान, मामले की तफसीलात बताइएगा, समाअत के हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास? इरफान, आप सुन पा रहे हैं? आई थिंक शायद राबता हमारा उनसे मुनक़ता हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कराची सिंध हाई कोर्ट महकमा बल्दियात में ओपीएस पर तैनातियों के खिलाफ दरख्वास्त, सेक्रेटरी बल्दियात सिंध के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। 25,000 रुपये के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी और सेक्रेटरी बल्दियात की अदम पेशी पर अदालत बरहम नजर आई है। अदालत ने ओपीएस तैनात अफसरान को ओहदों से हटाने का हुक्म दिया था। यह हम डेवलपमेंट है जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। अदालती कार्रवाई है। इरफान से हमारा राबता बहाल हो चुका है। जी इरफान। इरफान, ये बता दीजिएगा जी। इरफान, ये ओपीएस पर तैनातियों के खिलाफ आज दरखास्त की समाअत हुई है। आज की जो हेयरिंग है इसका क्या अहवाल रहा, तफसीलात बताइएगा। देखिए, दरखास्त गुजार ने ये मौक़िफ़ अपनाया था कि जो ओपीएस पर तैनातियाँ हैं ये दरअसल अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है और अदालती हुक्म के बावजूद महकमा बल्दियात में बहुत बड़े पैमाने पर अफसरान ओपीएस पर तैनात हैं। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने हुक्म दिया था कि सेक्रेटरी बल्दियात खुद अदालत में पेश होकर इसकी वजाहत करें। आज समाअत के मौके पर सेक्रेटरी बल्दियात नहीं पेश हुए, जिस पर अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार किया और ये कहा कि जब उनको गिरफ्तार किया जाएगा जब ही वो अदालत लाए जाएंगे। अदालत ने उनके काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं और हुक्म दिया है कि उनको आइंदा समाअत पर हर सूरत पेश किया जाए। 18 नवंबर की तारीख अदालत से मुकर्रर की आइंदा समाअत के लिए और पाबंद किया है सेक्रेटरी बल्दियात को कि वो हर सूरत आइंदा समाअत पर इस वजाहत के साथ पेश हो कि अदालती हुक्म के बावजूद ओपीएस पर अफसरान क्यों तैनात हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया इरफान, आपने तफसीलात से आगाह किया हमें। आगे बढ़ते हैं। टीवी होस्ट हैं, अदाकारा हैं, मॉडल हैं। हम बात कर रहे हैं मतीरा की, जिन्होंने कहा है कि शोहरत तो कभी भी उनकी ख्वाहिश रही ही नहीं है। माली मुश्किलात थी जो कि शोबिज़ में उन्हें ले आई और फिर उन्होंने काम किया, शोबिज़ में एक नाम कमाया उन्होंने। समा को उन्होंने खुसूसी इंटरव्यू दिया है और मतीरा ने कहा है उसमें कि उन्होंने होस्टिंग और बरजुस्तगी जो है, जिस शख्सियत से सीखी है, वो हमें मौजूद तो नहीं है, लेकिन जब जब उनका नाम आता ना तो हम कहते हैं कि वो एक उस्ताद है, यूनिवर्सिटी हैं। उमर शरीफ साहब की मैं बात कर रही हूँ और मतीरा का ये कहना है कि उन्होंने उमर शरीफ से उनकी वीडियोस देख देख के बहुत कुछ सीखा और बड़ी बेबाक हैं, डरती नहीं है किसी से। लेकिन मतीरा ने कहा कि उमर शरीफ वो वाहिद शख्सियत हैं, वो वाहिद होस्ट हैं जिनके सामने बैठकर उन्हें डर भी लगा था। आपने एक्टिंग की, होस्टिंग की, सिंगिंग की, बहुत सारे काम आपने की, एक्टिंग भी की। फ्यूचर में किस चीज़ को लेकर चलना चाहेंगी? जानवर ज़्यादा आता है मजा भी नहीं काम में और क्या होगा। आपके सामने बड़े बड़े होस्ट जब बैठते हैं तो वो डरते हैं इंटरव्यू देते हुए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सही है, ऐसा नहीं है? नहीं, क्यों डरते हैं? हाँ, वो डीप फोकस हो जाते हैं, वो एक अलग बात है। जब आप होस्ट कर रही हो और आपके सामने कोई गेस्ट हो तो डरता है आपसे? वो उसने दिमाग बना लिया होता है कि कुछ बुरा होना जाना चाहिए। अब किस्म खुदा की, मैं कुछ बुरा नहीं करती, लेकिन वो उस वाइब के साथ आता है ना कि उसके लग ही जाता है। ऐसा भी कोई होस्ट है पाकिस्तान के अंदर जिसके सामने बैठते हुए आपको उससे डर लगता हो? उमर शरीफ सर। ज़्यादातर जो मैंने अपनी होस्टिंग सीखी है वो उनकी बहुत सारे जो शोज़ होते थे जो रिवाइंड करते करते मैंने उनकी होस्टिंग देखी है। वो किस तरह डील करते हैं, उनकी जो एनर्जी होती है
एंड आई थिंक जो अभी मैं होस्ट हूँ और जिस तरीके से काउंटर अटैक मुझे आता है वो बस उन्हीं की वजह से आता है। आई थिंक दैट पर्सन इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। मुझे जब उर्दू भी नहीं आती थी, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह आई ऑलवेज डन होस्टिंग विद हिम जब भी उनके साथ गेस्ट थी। वेरी नाइस पर्सन, वाइट बंदा है जो मैं थोड़ी बहुत डर जाती थी। आपको आगे बढ़ने के लिए आपने अपना करियर स्टार्ट किया, उसके बाद फिर एक नाम आपको मिला। इस सफ़र में क्या कुछ करना पड़ा आपको? मैं I'll be very honest, ना मैं फेम की भूखी थी, मुझे कभी फेमस होना नहीं था। मुझे सिर्फ उस वक्त जो मेरा एम था वो था मेरे बिल्स, मेरी घर और वो चलाना। जब इंसान इन चीज़ों में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में उलझ जाता है तो वो इन हमें ज़्यादा चाहिए की तरफ नहीं भागता। मैं आई एम अ मलंग, अपनी ज़िंदगी में रहती हूँ, अपनी तरह रहती हूँ, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं है। आपको इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ा? मेरा ना इतना हेलो हाई है ड्रामे वाले लोगों से या किसी और, लाइक इस में पीछे नहीं भागती। जब मुझे शदीद काम की भी ज़रूरत थी, like इतनी शदीद, after my divorce I went really bankrupt, I hit rock bottom, it was really messed up, तो I really needed work। तो मैंने 3-4 लोगों को मैसेज किया था कि यार कोई साइड रोल भी हो, मुझे कुछ बिल्स अपने पूरे करने, उसके लिए मुझे काम दे दो। उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। अच्छा मतीरा, आपने योगा सिखाने से अपने करियर का आगाज़ किया, लेकिन ख़वातीन का ख़ास तौर पे कहना ये है कि आपने योगा सिखाया कम, उनके शौहरों को वरगलाया ज़्यादा। क्या लगता है, क्या मसला है पब्लिक को आपसे? आई थिंक फ्रस्ट्रेशन का मसला है, फ्रस्ट्रेशन का मसला है, एजुकेशन का मसला है, तरबियत का मसला है। लोगों को लगता है प्रॉब्लम मैं हूँ, जब रियलिटी में प्रॉब्लम उनके अंदर है। यू नो, क्या कंट्रोवर्शियल काम आप इसलिए करती हैं कि वो पॉपुलर होते हैं? मैं मतीरा हूँ, मैं चाहे बुर्का पहनूं या मैं चाहे मिनी स्कर्ट पहनूं या जीन्स पहनूं, अवाम को मसला ही होगा, ये तो एक फैक्ट है। मेरा बच्चा हुआ उसमें भी मसला हुआ, मेरी निकाह हुई उसमें भी मसला हुआ, अवाम को मतीरा से मसला है, दैट्स अ फैक्ट। चाहे आई एम नॉट लाइंग, मैंने शलवार कमीज पहने तो उनको उसमें भी मसला होता था। मतीरा कह रही है कि मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे कोई ऐसा आदमी नहीं इंडस्ट्री में जो मुझे नापसंद हो। मतीरा कौन है? आई डोंट, यार मैं दुश्मन नहीं पालती, टाइम नहीं है दुश्मन पालने का, नोट छापने का टाइम है, दुश्मन क्यों पालू भाई? मीरा का भी आपने काम देखा, बेशक आप पर्सनली नहीं जानते, आपने हरीम शाह का भी काम देखा। काम क्या है? मैंने वो कौन सी जगह पर जाकर वीडियोस बनाना, वो काम है, टिकटॉक काम है। काम वो होता है जो बंदा एक्ट्रेस की तरह काम कर रहा होता है, फिल्में बना रहा होता है, वो काम होता है। आप यही मसला है, हमने टिकटॉक और ये सारी लाइनें ना मिक्स कर दी है, वो लाइन मिक्स नहीं होनी चाहिए। हरीम शाह ने कोई काम नहीं किया? नहीं, कोई काम नहीं किया। आप मुझे बताएं, कोई एक ड्रामा बताओ उसका, नहीं है ना, फिल्म बताओ, तो फिर क्या है? आपने बोला ना कौन सी चीज नहीं दिखाई, मैंने अपना दिल किसी को नहीं दिखाया। My heart is very far away from this बकवास। अपने हस्बैंड को भी नहीं दिखाया, किसको दिखाओगी? यार आई थिंक उधर एक ठोस पहुंची थी, दिखाया नहीं, दे दिया था। दिल, दिमाग, रूह, जिंदगी, खुशी का रिमोट, सब कुछ बोला ये अब आपका हुआ, और उन्होंने मुझे बोला ये वाटर कूलर आपका हुआ। अब आंसू भरो इस वाटर कूलर में और पियो। तो ये थी मतीरा जो कि दिल की बातें कर रही थी। बहुत सारे लोग इनके बारे में जानते हैं, बहुत बोल्ड एक्ट्रेस हैं, मशहूर हैं, लेकिन जो अंदर की बात है यकीनन वो यही जानती हैं। और आज के इस इंटरव्यू के अंदर इन्होंने अपने दिल की बातें जो हैं समा के साथ शेयर की। अच्छा जी, आगे बढ़ जाते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हमने देखा होगा कि तनूर पर रोटी 10 से 15 या 20 रुपए में अब मिल रही है, बल्कि कहीं कहीं पर जहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं है वहाँ पे होता ही है कि रोटी मजीद महंगी मिलती है। ऐसे में बाजार से सालन खरीदना तो गरीब के लिए इंतहाई मुश्किल हो गया। वो कहते हैं जी रोटी खरीद लें हम, यही बड़ा करम है। मगर क्या आपको ये पता है कि कराची जैसे बड़े शहर में माँ बेटियां ऐसा तनूर चला रही हैं जहां सिर्फ 5 रुपए में रोटी
और सालन। जी, रोटी सालन और कीमत 5 रुपए दोनों मिल सकते हैं। नहीं, आपको यकीनन इस बात का इल्म नहीं होगा, हम आपको मिलवाएंगे कराची के इलाके खुदा की बस्ती में चलने वाले आसरा लंगर खाने की कहानी, और जिनकी कहानी है उनसे आपकी मुलाकात भी करवाते हैं। चंद लोगों की मदद से शुरू होने वाला ये लंगर खाना महंगाई और गुर्बत के मारे अफराद का पेट भरने का अब जरिया बन चुका है। और इसी होटल पर काम करने वाली सना सिद्दीक जो हैं वो आज हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। उनसे हम जानेंगे कि महंगाई के दौर में जहाँ पर आप किसी गदागर को 5 रुपए देते हैं ना, तो वो आपको वापस कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कुछ नहीं आता। 5-10 रुपए की तो कोई वैल्यू नहीं है, शायद सिक्के बराबर है। बिल्कुल। सना हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम सना, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? जी सना, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मेरे को आ रही है। जी अच्छा सना, मुझे ये बताएं, अच्छा सबसे पहला सवाल जो कि मेरे हिसाब से हर शख्स जो कि इस वक्त हमें टीवी पे देख रहा होगा ना, उसके जहन में आ रहा होगा कि महंगाई के इस दौर में 5 रुपए में रोटी और सालन, ये दोनों चीज़ें नहीं मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर इस जगह पर हम देख रहे हैं कि मिल रही है। ये कैसे मुमकिन होता है? ये निज़ाम किस तरह से चलता है कि 5 रुपए में रोटी भी है, सालन भी है? सना, आप हमें सुन पा रही हैं? जी। अच्छा सना, आपका जो सिस्टम है, आपका जो ये होटल है, एक तरह से अगर कहा जाए आप तो मुफ्त खाना बांट रहे हैं। 5 रुपए की एक बहुत ही मामूली रकम, बहुत ही छोटी रकम, जिसके अंदर आप लोगों को पेट भर खाना दे रहे हैं, रोटी सालन दे रहे हैं। ये सिलसिला किस तरह मुमकिन हो पाता है? क्योंकि यकीनन 5 रुपए के अंदर तो ये चीज़ नहीं आ सकती। ये सिस्टम किस तरह से चला रहे हैं आप लोग? आई थिंक शायद उन तक हमारी आवाज़ सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। अच्छा जी, इस इशू को ज़रा रिजॉल्व करा दें। ये जो टेक्निकल इशू है, कराची का ये इलाका है खुदा की बस्ती, और खुदा की बस्ती में खुदा की रहमत देखें आप कि 5 रुपए में रोटी भी मिल रही है और सालन भी मिल रहा है, और लोग पेट भर के खाना भी खा रहे हैं, यहाँ पर आते हैं। और सबसे मज़े की बात जो कि इस वीडियो में मैं देख रही हूँ, इस मनाजिर में मैं देख रही हूँ, वो ये है कि लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। वो लोग जो कि घर में ये सोचते हैं कि 5 रुपए में रोटी नहीं आएगी क्योंकि आटा महंगा हो गया है, 5 रुपए में आपको सालन की प्लेट नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि घी भी महंगा है और इसके साथ साथ मसाला जात भी महंगा है। ये सालन चाहे वो सब्जी हो या सफेद चना हो, सोच भी नहीं सकते 5 रुपए के अंदर। आई थिंक सना से हमारा राबता बहाल हो गया। सना बताएगा, ये जो हम 5 रुपए में रोटी सालन की बात कर रहे हैं, इस होटल पर, इस जगह पर, ये कैसे मुमकिन होता है? जी हमारे इधर 5 रुपए की रोटी मिलती है और सालन फ्री मिलता है, और हम लोग ये खुद चला रहे हैं खाना, आसरा लंगर खाना। ओके। अच्छा सना, ये बताएं कि एक अंदाजे के मुताबिक रोज़ कितने लोग आपके पास आते हैं, आपके होटल पर आते हैं, जो कि 5 रुपए के अंदर खाना खा कर जाते हैं आपके पास से? एक अंदाज़ा बताइए। खाना खा के जाते हैं और पार्सल भी लेके जाते हैं। अच्छा। 500 या 600 के करीब आते हैं मेरे पास लोग। 500 या 600 खाना लेने आते हैं। जी, खाना लेने आते हैं। अच्छा, और दूर दूर से आते हैं मेरे पास। हाँ, तो जाहिर है जब ये पता चलेगा कि 5 रुपए में रोटी और साथ सालन है, तो वो तो लाइनें बहुत ज़्यादा होंगी। अच्छा सना, मेरी बहन, मुझे बताएं कि आपकी क्या ड्यूटी होती है, आपने क्या करना होता है? लोगों को सालन रोटी जो है वो देनी है, प्लेट में खाना पकाना है, सालन बनाना है, आपकी क्या ड्यूटी होती है यहाँ पर? जी मैं ना सुबह फजर में उठती हूँ, नमाज वगैरह पढ़ के फिर अपनी ना खाने की तैयारी करती हूँ, सालन बनाती हूँ। 12 बजे तक मैं इधर आ जाती हूँ, और फिर है ना 12 बजे तक मैं इधर आ जाती हूँ, और फिर यहाँ का देखती हूँ सब लोग खड़े होते हैं, बेचारे दूर दूर से आते हैं। मैं उनको खाना तकसीम करती हूँ और पार्सल भी देती हूँ, खाना बिठा के भी खिलाते हैं हम लोग। अच्छा ठीक है सना, ये बताइएगा कि जो अखराजात हैं वो फिर किस तरह से पूरे हो जाते हैं? क्योंकि ये 5 रुपए तो यकीनन आपने ये अमाउंट इसलिए रखी है कि किसी का जो ख़ुददारी है वो इससे मुतासिर ना हो, वो आकर पैसे देकर खाना खा रहे हों, एक ये सिलसिला आपका चलता रहे। लेकिन यकीनन उस 5 रुपए से, उस 5 रुपए की कॉस्ट से ये तमाम तर सिस्टम चल सकता नहीं है। तो अखराजात कैसे पूरे होते हैं? पैसे कहाँ से आते हैं? कोई मदद करता है आपकी? हमारे मुजफ्फर अंकल हैं, वो हमारे को महीने का आटा देते हैं, और ना
जो देते हैं वो उसी से हम लोग कर लेते हैं। सही है, ठीक है। अच्छा सना, मुझे बताएं, हम सालन रोटी की बात करें। चले, रोटी तो हो गई ना, चपाती हो गई, लाल आटे की रोटी हो गई, या जिस तरह से इनकी मुख्तलिफ सादा रोटी जो होती है। सालन जो है उसमें क्या क्या होता है? रोज़ाना अलग अलग सालन होता है, एक वक्त में एक से ज़्यादा सालन होता है? प्लीज़ ज़रा ये भी बताएं। जी, रोज़ाना अलग-अलग सालन होता है और लोगों की ख्वाहिशों का सालन बनता है यहाँ पर, जैसे नहारी, पाया और आलू गोश्त और हलीम वगैरह, चने की दाल, सब मिलता है। ठीक। अच्छा सना, ये भी बता दीजिएगा हमारे नाजरीन के लिए कि जिस जगह पर आपका ये होटल है, खुदा की बस्ती, ये इलाका, यहाँ पर ज़्यादातर गरीब लोग रहते हैं। ऐसे में आपका ये जो सिस्टम चल रहा है, आपका जो ये होटल चल रहा है, क्या वहाँ के रिहायशी, वहाँ के जो रहने वाले हैं, वो आपकी माली इमदाद भी करते हैं? कोई माहाना आपको पैसे देते हैं, या फिर रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसे लोग भी आते हैं जो कि आपको पैसे देकर जाते हैं ताकि आपका ये सिलसिला मुसलसल चलता रहे? अच्छा, नहीं, ठीक, सही है, ओके। सना हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी, और कराची का इलाका खुद ही जहाँ पर ये होटल है, जहाँ पर 5 रुपए में आपको रोटी मिलती है और रोटी के साथ आपको सालन मिलता है। सना हमें डिटेल्स बता रही थी, हमसे गुफ्तगू कर रही थी। सना, आपका बेहद शुक्रिया। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए दीगर मामलात पे नज़र डालेंगे, जैसा कि रुख करेंगे इस्लामाबाद का। अच्छा, तो फराज, हमने कल भी देखा इस्लामाबाद में सकाफती मेला है, और सकाफती मेले में होता ये कि जो हमारी खूबसूरत सकाफत है ना, जिसको बाहर भी इतना पसंद किया जाता है, उसके रंग हमें हर तरफ बिखरे हुए दुनिया नजर को आ ये रहे हैं। रंग हम दिखाते हैं। तो इस्लामाबाद में जो ये लोक मेला है, लोक विरसे में सजे सालाना मेले में हुनरमंदों के हाथों से बना घरेलू आराइश का जो सामान है और मलबूसात हैं, ये खास तौर पर तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। सूबाई सकाफत के रंग दिखाई दे रहे हैं। मेले में मौजूद हैं समा की नुमाइंदा फरा रब्बानी, उनसे जान लेते हैं मेले का अहवाल। जी फरा। खूबसूरत पाकिस्तान और खूबसूरत पाकिस्तान के खूबसूरत शहर, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के लोक विरसा में, जहाँ सजा है एक हफ्ते का लोक मेला, जहाँ पर सारे सूबों के, चाहे वो पंजाब हो, वो सिंध हो, वो बलूचिस्तान हो, वो केपी के हो या जीबी हो, तमाम सूबों के सकाफती रंग बिखेरे गए हैं। यहाँ पर उनके खाने, उनके कपड़े, उनके जूते, उनके पहनावों के साथ साथ वो क्या पहनते हैं, क्या ओढ़ते हैं, इसके साथ साथ वो क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीज़ें दिखाई और बताई गई हैं। सारे सूबों की सकाफत, उनके पेविलियंस में जाकर वहाँ के लोगों से भी आपकी बात कराऊंगी कि जब वो शहर इक़्तिदार आए हैं और यहाँ के लोगों को अपना फन दिखा रहे हैं, अपनी सकाफत दिखा रहे हैं, अपनी पहचान दिखा रहे हैं, तो उनको कैसा लग रहा है। तो चले मेरे साथ। पंजाब से थानू असी करते हैं खुश आमदीद। अब मैं आ गई हूँ पंजाब पेविलियन में, और यहाँ के खूबसूरत सकाफत के रंगों से मैं आपको कराऊंगी रोशनास, मैं आपको दिखाऊंगी पंजाब की सकाफत में क्या क्या होता है। खूबसूरत सी पंखी है मेरे हाथ में, जो कि पंजाब की सकाफत की अक्कासी कर रही है। हाथ से बनी बहुत सारी खूबसूरत अशिया हैं जो कि पंजाब के कल्चर में यहाँ पर हमें नज़र आ रही हैं। यहाँ पर हमें वो रोटी वाले छाबे भी नज़र आए, ट्रक आर्ट भी नज़र आया। साथ ही साथ सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे ये लगी, ये घुग्गू घोड़े, जिनसे हम बचपन में खेल कर बड़े हुए हैं। मुल्तान से आई हैं, हमारे साथ कनीज़ फातिमा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं और उनसे बात करते हैं कि वो जब इस्लामाबाद आती हैं और लोगों का प्यार देखते हैं तो उनको कैसा लगता है। क्या कहेंगी कनीज़ फातिमा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, इस्लामाबाद आके ना बहुत अच्छा लग रहा है। ये गुगू घोड़े बनाते हैं मुल्तान चुहाया, बचपन तो असी आप ना खेलते रहे, असी हुण असी आप ही तैयार करके बना रहे हैं। बचपन खेलते गुजरा और अब जो है ये बनाती हैं और यहाँ पर बेचती हैं। इस्लामाबाद के लोगों की अगर बात की जाए, बल्कि यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं वो इनको बहुत पसंद कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इनको खरीद भी रहे हैं। अब हम जाएंगे सूबा बलूचिस्तान और आपको बलूचिस्तान की सकाफत के रंग दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या कुछ है, वो पहनते क्या हैं, वो कैसा हाथ का काम करते हैं, वो क्या चीज़ें बनाते हैं, मौसीकी कैसी है वहाँ की। बाबू खैरट यानी खुशामदीद सूबा बलूचिस्तान में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बलूचिस्तान पेविलियन में। आप मुझे देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल बलोची बनी हूँ, अपनी तरफ से मैंने बिल्कुल पूरी कोशिश की है। यहाँ पर मेरे साथ अतिया मौजूद हैं जो कि बलूचिस्तान से आई हैं अपने सूबे की सकाफत के कपड़े लेकर, चादरें लेकर, जैकेट्स लेकर, टोपियाँ लेकर। तो उनसे भी जानते हैं और बात करते हैं। जी अतिया, क्या कहेंगी?
सबसे पहले मैं आपको कहूँगी, आपके बबो खैरत का जवाब दूंगी। तूल बो खैरत मुझे बहुत अच्छा लगा। और हम बलूचिस्तान मस्तंग हमारा इलाका है, हम मस्तंग से आए हैं और हम काफ़ी चीज़ें लेके आए हैं, इतनी दूर से लेके आए हैं। और लोगों को पता होना चाहिए कि सकाफ़त क्या है। और हमारी सकाफ़त बलोची डिज़ाइन, बलोची कपड़े, उनकी फैशन कभी ख़त्म नहीं होती और ये सदियों से चला आ रहा है। एक सूट की कीमत है 1.5 लाख रुपए, लेकिन उसके ऊपर जो मेहनत और महारत है वो नजर आ रही है। इसके बाद अब हम जाते हैं सूबा सिंध में और सूबा सिंध की सकाफत को देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको सिंध सकाफत की कुछ झलक दिखाऊंगी। तो पेविलियन में जाने से पहले हम आपको सुनवाते हैं उनकी शहनाई, उनकी मौसीकी और दिखाते हैं उनका खूबसूरत रक्स। सिंध की सकाफत की बात करते हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध पेविलियन में। पहले हमने आपको दिखाया उनकी मौसीकी, उनकी धुनें सुनाई, अब हम यहाँ की आपको सैर भी करा रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं और बात करते हैं कि उनको सिंध की सकाफत देख के कैसा लगा। जैसे मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मुझे बताइएगा, सिंध की सकाफत देख के, सिंध के रंग देख के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। ऐसा फील हुआ जैसे एक नई दुनिया थी, एक नई रौनक थी। हमने बहुत एंजॉय किया, हर सूबे को एंजॉय किया। और दूसरा ये कि हमें अजरक का नहीं इतना नॉलेज था, फिर अजरक की हमें काफ़ी पहचान हुई। मैंने एक ड्रेस लिया, आई होप वो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। खूबसूरत खैबर पख्तूनख्वा के रंग हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर खरीदारी जो जोरों शोर से जारी है वो भी हम दिखा और बता रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कैलाश की खातून मौजूद हैं जो मेरी तरह गेटअप में है, तो उनसे भी जानते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुझे ये बताएं, शॉपिंग कैसी चल रही है? शॉपिंग तो इस दफ़ा तो इतना अच्छा नहीं है। लोग, क्राउड बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे, लोग नहीं आ रहे यहाँ पे, और स्पेशली जो फैमिली से वो नहीं आ रहे। भाई फैमिली वालों निकलो बाहर, केपी के लोग आपको बुला रहे हैं कि आए हमारे साथ खरीदारी भी करें और हमें मिस भी कर रहे हैं। बिल्कुल, तो इस्लामाबाद वाले बिल्कुल गायब नहीं है। इस्लामाबाद वाले जैसे शाम होना शुरू हो जाती है वो आना शुरू हो जाते हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ होना चाहिए ताकि हमें पता चले कि हमारे मुल्क में कितना खूबसूरत कल्चर्स है। स्पेशली आप KPK को देखें। यहाँ पे KPK टूरिज्म डिपार्टमेंट से कुछ लोग मौजूद हैं जिनमें से एक साथ हमारे साथ है। साथ आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, कितना ज़रूरी समझते हैं कि कल्चरल एक्सचेंज के लिए इस किस्म की एक्टिविटीज होनी चाहिए? अच्छा, ये ज़रूरी इसलिए है कि जो आपके सूबे में या आपके प्रोविंस में जो हुनरमंद हैं वो आएँ और एक दूसरे सूबे के साथ वो अपनी जो है कल्चरल एक्टिविटीज़ शेयर करते हैं। और दूसरी बात, जब इस सूबे में या इस्लामाबाद में ऐसी जगह पर यहाँ पर आता है तो जहाँ पे लोकल और फॉरेनर भी आते हैं तो इनकी प्रोडक्ट्स को प्रमोशन मिलती है। अब हम आपको सैर कराते हैं GB की और उसके बाद कश्मीर की, और यहाँ पर हम आपको अपने दिन की सारी एक्टिविटीज दिखा रहे हैं। और मुझे ये भी बताइएगा कि ये पगड़ी मुझ पर कैसी लग रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गिलगित पेविलियन में। सुबह से शाम हो गई है, मैं आपको सारे सूबों की सैर करा रही हूँ। गिलगित के मैं पहुँची हूँ। खूबसूरत नज़ारों वाला खूबसूरत इलाका है ये। यहाँ पर क्या है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। साथ यहाँ पे एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है जो कि खुद भी गिलगित बल्तिस्तान से, तो उनसे भी जानते हैं सर कितना अच्छा लग रहा है अपने इलाके को देख के। थैंक यू सो मच। आपको पता है हम गिलगित हुंज़त से हमारा ताल्लुक़ है और हम गांव से काफ़ी अरसे से दूर हैं, तो इस तरह के इवेंट्स हमें दोबारा रिफ्रेशिंग री एनर्जाइज करता है। इस तरह के कैपिटल जैसे खूबसूरत शहर में इस तरह खूबसूरत इवेंट होना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शहरों में रहते हैं और काम करते हैं और अपने गांव या अपने इलाकों में नहीं जा सकते, तो उनके लिए ये बेहतरीन मौका होता है कि किसी न किसी छोटे छोटे अपने इलाके की खुशबू, अपने इलाके की चीज़ें उनको देखने को मिलती हैं और उनको ये एहसास होता है कि नहीं, हम अपने इलाकों को कभी भूले नहीं है और ना हम भूलेंगे। कैसा लगा आपको सारे सूबों की सैर करके? आखिर में मैं आपको लेके आई हूँ वादी कश्मीर में, जन्नत नज़ीर वादी जो पाकिस्तान की शेरग मानी जाती है। यहाँ पर हम अपने सेगमेंट को एंड करेंगे क्योंकि हमने आपको सारे सूबे दिखा दिए। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे एक कस्टमर भी मौजूद है जो कि बड़े ज़ौक़ शौक से यहाँ पर चादरें देख रहे हैं। उनसे जानते हैं और बात करते हैं कि आपको कैसा लगा यहाँ आकर और कितना अच्छा लगता है जब सारे कल्चर, सारे सूबे आप देखते हैं और कितना पसंद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जैसे भी मैं यहाँ पे आ गया, मैं खुद KPK से हैं, बनू से, और इस कल्चर को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा है। और यकीन में हमारे फैमिली भी आई हुई है। आज फर्स्ट डे, मतलब आज सेकंड डे है यहाँ पर,
और ये जो पिस्तौल का प्रोग्राम हमने देखा है बहुत अच्छा लगा हमें। बिल्कुल, यहाँ पर आने वालों को यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। हमने खुद बहुत एंजॉय किया पूरा दिन। हमने आपको दिखाया कि कश्मीर हो, बलूचिस्तान हो, जीबी हो या कोई भी सूबा हो, वो कितना खूबसूरत और कितना रिच है कल्चर्स में। तो ये लोक मेला अभी जारी है। जो लोग अभी तक नहीं आ सके उनके पास मौका है कि वो यहाँ आएँ और हमारी तरह जैसे हमने एंजॉय किया इसी तरह आएँ, यहाँ पर एंजॉय करें। चलें जी, फरा ने यहाँ बैठे बैठे हमें पाकिस्तान की सकाफत से भी मिलवा दिया, सैर भी करवा दी। अब जरा एक ब्रेक लेते हैं, थक गए होंगे ना आप लोग। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब बात करेंगे आसानियों की। अच्छा, मेरे घर में होता ये है कि अम्मा जब कोई भी चीज़ भूल जाती है ना, फराज तो सबसे छोटे भाई को कहेंगी कि जाओ दही ले आओ, धनिया ले आओ, पुदीना ले आओ, और वो कहता है कि मैं दही धनिया पुदीना लेने के लिए रह गया हूँ और मेरे लिए अब कोई काम नहीं है। छोटे भाइयों की लगती है वैसे हर घर में, और परेशानी होती है। और फिर अच्छा, ये जो छोटे भाई होते हैं ना, थोड़ी सी रिश्वत भी ले लेते हैं। जैसे मैं कोई चीज़ मंगवाती थी ना, तो कहता था जो बाकी पैसे बचेंगे वो मेरे, डिलीवरी चार्जेस। तो वो दुख होता था कि यार ये देखो ना, पैसे बाकी जो बचे हैं वो आ जाते थे, थोड़ी सेविंग हो जाती। लेकिन अब ये मुश्किल आसान हो बिल्कुल, ये मुश्किल आसान हो चुकी है टेक्नोलॉजी की वजह से। और टेक्नोलॉजी आप सब लोग जानते हैं, फूड पांडा का नाम आपने सुना है, इस्तेमाल भी आप करते हैं। और फूड पांडा के अंदर एक फीचर है पांडा मार्ट का, जिसके अंदर आप घर की ग्रोसरी से लेकर अंडे, डबल रोटी, दाल, चीनी, आटा, घी और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं इस पांडा मार्ट के ऊपर दस्तयाब होती हैं। आप बस घर पे बैठकर क्लिक कीजिए, जो भी आपको चीज़ चाहिए वो उसके अंदर आप जो है अपने कार्ट के अंदर ऐड कीजिए। एक क्लिक की दूरी पे आपको सबसे अच्छी चीज ये है मैक, सबसे अच्छी चीज ये है कि 15 से 20 मिनट या आधे घंटे के अंदर अंदर ये डिलीवरी आपके पास आ जाती है। और डिलीवरी चार्जेस वो इतने कम होते हैं या फिर ना होने के बराबर होते हैं। तो ये जो सर्विस है पांडा मार्ट की, ये कब से शुरू हुई है, आगे क्या इनके अहदाफ हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ आज जो मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, डायरेक्टर पांडा मार्ट इबाद अहमद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इबाद, गुड मॉर्निंग, कैसे मिजाज? वालेकुम सलाम। इबाद साहब, सब जानते हैं पांडा मार्ट के हवाले से, फूड पांडा के हवाले से, आप जरा डिटेल बताइए, स्टार्ट कब से किया था, रिस्पांस कैसा है? और एक वर्चुअल मार्केट है एक तरह से, ये पूरी मार्केट है, जिस तरह से सुपर स्टोर्स हम देखते हैं उस तरह से पूरा एक ऑप्शंस है आपके पास। आप कार्ट के अंदर ऐड कीजिए और उसके बाद वो ग्रोसरी जो है जितनी भी ज़्यादा तादाद में है वो आपके घर पे मौजूद है। इस कॉन्सेप्ट को किस तरह से आप ब्रीफ करेंगे ज़रा हमारे नाजरीन के लिए? अच्छा, तो हमने स्टार्ट किया था लास्ट अक्टूबर के एंड में या नवंबर के अंदर, और वो उस वक्त आप समझ लें पीक कोविड का ज़माना था। हम लोग के जहन में एक बात बड़ी क्लियर थी कि हमने 2-3 चीज़ें करनी थी। पहली चीज़ तो हमने ये करनी थी कि हमने इनफ वैरायटी और असॉर्टमेंट लोगों को देनी थी कि रेंज नज़र आए लोगों को। सही है। क्योंकि देखें, ऑनलाइन हो या कुछ हो, लोगों की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि मेरी अगर आपने नीड फुलफिल करनी है तो आप पूरी नीड फुलफिल करें। हाँ। तो जो आप किसी सुपरमार्केट पे देखते हैं, आपकी सारी वही एक्सपेक्टेशन अपनी ऑनलाइन ग्रोसरी से होती है, जिसका मतलब है कि आपके पास रेंज भी होनी चाहिए, आपकी प्राइसिंग भी अच्छी होनी चाहिए, आपको डील्स और डिस्काउंट भी मिलना चाहिए। जो एक्सपेक्टेशन किसी आपके सुपर स्टोर से होगी या सुपरमार्केट से होगी, वही इधर भी होगी। और ये बात है कि घर बैठे चीजें आपको मिल जाएंगी। अच्छा, ये जो ऐप है पांडा मार्ट की, ये हम किस तरह से कर सकते हैं, यानी कैसे है? तो जो लोग नहीं जानते, जैसे अगर मैंने ये ऐप डाउनलोड कर ली, पांडा फूड पांडा मैंने डाउनलोड कर लिया, मैं चाहूँ कैमरामैन जरा जूम करके दिखाएं। आप मेन फूड पांडा के पेज पे जाएं। ये पांडा मार्ट पे भी मैंने क्लिक किया। अब ये एक और जो है आ गया है पेज, और इसके ऊपर अब चीज़ें आना शुरू हो गई, यानी इसके ऊपर आप वेजिटेबल्स और मीट, फ्रूट और उसके अलावा कॉस्मेटिक्स की चीज़ें, बेबी केयर की चीज़ें, ब्रेवरेजेस हैं इसमें और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर। इसके अलावा स्नैक्स भी हैं, चॉकलेट्स भी हैं, मोबाइल एसेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें और टी, कॉफ़ी, फ्रूट्स, नट्स, यानी वो चीज़ें, वही बात जैसे आप कह रहे हैं ना कि जो जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ जैसे फ्रूट्स का हमने जिक्र किया, इसमें हमने जिक्र किया जी वेजिटेबल्स का। अम्माएँ जो है ना हमारे घर की, उन्हें ये खदशात होते हैं सब्जी फ्रेश आएगी या नहीं आएगी, इस बात का तुम्हें कैसे यकीन है? तो मैं चाह रही हूँ जितनी माएँ हमें देख रही हैं, जितनी दादी नानियाँ हमें देख रही हैं, क्योंकि आपको पता ना उनकी वही सोच है कि गली में ठेले वाला आ रहा है या जी दुकान से छांटी करके ना लिया तब तक बात नहीं लेंगे ना, तब तक तसल्ली नहीं होनी। तो मैं चाहूँगी उनकी आसानी के लिए ज़रा बताएं कि सब्जी भी फ्रेश है, फ्रूट भी फ्रेश है, गोश्त है, चिकन है, कुछ भी है, वो आपको फ्रेश ही मिल रहा है।
सब कुछ फ्रेश मिलता है जनाब। और अच्छी बात यह है कि रोज़ की सोर्सिंग होती है हमारी। हमने एक चीज़ शुरू से ये इस्टेब्लिश की कि यार ये वाला काम किसी सप्लायर के थ्रू करने के बजाय पूरा खुद एंड टू एंड करें। तो हमारे जो बायर होते हैं वो खुद मंडी में जाते हैं रोज़, और सुबह सुबह का जो माल आता है वो उसको रोज़ सुबह प्रोक्योर करके वही फल, सबसे पहले सब्ज़ी की मंडी लगती है, फिर फल की मंडी लगती है, उसको लेकर हमारे वेयर हाउस में आते हैं। हमारा जो वेयर हाउस है वो इसको इंश्योर करता है कि जो मेन एक सेंट्रल वेयर हाउस पे आ जाता है, उसके बाद ये टेम्परेचर कंट्रोल्ड वैन्स के अंदर हमारे बाकी स्टोर्स के ऊपर डिस्पैच किया जाता है। रोज़ की बाइंग होती है, रोज़ की सेलिंग होती है। जो एक दिन का माल होता है स्पेशली फ्रेश के सिलसिले में, वो दोबारा अगले दिन पर नहीं जाता। और प्राइस बड़े मुनासिब जी 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 ठीक है। और मतलब कि उसमें साथ लिखा हुआ भी है अभी, बल्कि मैं ये देख भी रही थी कि साथ लिखा हुआ भी कि आपको डिस्काउंट मिल रहा है सब्जी। अच्छा, जैसे अगर मैं दोबारा से कहूँ कि मेरे कैमरामैन जूम करें तो ये देखें, मैंने ये वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, और इसमें आप देख सकते हैं कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स में अगर मैं वेजिटेबल पे जाती हूँ, क्योंकि घर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती ही सब्जियाँ हैं, धनिया, पुदीना, यहाँ पे लेमन है, उसके अलावा यहाँ पर प्याज है, टमाटर है, सब कुछ फ्रेश है। और साथ में जो डिस्काउंट अगर आपको मिल रहा है वो भी आप लोगों ने मेंशन किया हुआ है, और इस चीज़ की गारंटी कि सब कुछ फ्रेश मिल रहा है। और बल्कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब रात के टाइम में आप ऑर्डर करें तो वो कहते हैं कि ये सोल्ड आउट हो चुकी हैं, यानी अब चीज़ फ्रेश नहीं है, तो इसलिए अब हम आपको नहीं भिजवा सकते, माजरत। अच्छा, हमारा थोड़ा सा सिस्टम फ़र्क है। ये किया है कि अगर कोई चीज़ हमारे पास अवेलेबल या तो नहीं होती है, उसकी क्वालिटी सही नहीं होती, तो हम उसको ऐप पर दिखाते ही नहीं। हमारा हमेशा वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। देखें, होल पूरा जब हमने ये सिस्टम सेटअप किया था तो हमने ये सोचा कि लोगों को तकलीफ किस चीज़ से होती है। तकलीफ इस चीज़ से होती है कि मैं दिखाऊं कि जी चीज़ होनी तो चाहिए थी लेकिन अभी नहीं है, और वो वाला पर्सपेक्टिव हमने बोले तो बहुत बुरा है। मतलब देखिए, ये तो स्टॉक देखिए ना, अब आप खुद सोचें कि आप किसी जगह जाएं और आप किसी सुपरमार्केट में जाएं और आपको वो ये बताएं कि जी ये क्रेट इस चीज़ का था या ये ट्रॉली है, ये रैक, लेकिन इसमें ये है नहीं, तो वो एक अच्छा जो है ना तासुर नहीं जाता। तो हमने बोला कि यार अगर नहीं है तो हमारी रियल टाइम इन्वेंट्री इंटीग्रेट हुई होती है सिस्टम की, जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं सिर्फ वही नज़र आती हैं, जो नहीं होती हैं वो आगे नज़र नहीं आती। अच्छा, बात ये बताइएगा, फूड पांडा जो मार्ट है ये दीगर जो फिजिकल शॉप्स हैं इससे मुख्तलिफ कैसे है? देखें, ये 2-3 तरीक़ों से मुख्तलिफ है। सबसे पहले तो ये ऐसे मुख्तलिफ है कि इधर कोई फ़िज़िकल गाहक कस्टमर वॉक इन नहीं कर सकता। ये हमने इसलिए किया क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया हमने बोला कि हमें लोगों को डिलीवरी बिजनेस के ऊपर यकीन दिलाना है कि ये भी अच्छा कंडक्ट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई, अगर हम शुरू दिन से वॉक इन भी फॉर एग्जांपल रखते तो फिर लोग यही होते हैं कि शायद वॉक इन वाला को शायद थोड़ी सी ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है, उनको चीज़ें ज़्यादा फ्रेश मिलती हैं, डिलीवरी को नहीं मिलती। हमें डिलीवरी के कॉन्सेप्ट के अंदर अपना यकीन, अपना एतमाद एस्टैब्लिश करवाना था। सही है। दूसरा ये था कि ये बिल्कुल उस सेंस में फिजिकल स्टोर की तरह होता है। हमारा जो एवरेज स्पेस है वो 5,000 साढ़े 5,000 स्क्वायर फुट का स्टोर होता है, बिल्कुल फिजिकल, जिसको हम खुद मैनेज करते हैं एंड टू एंड। उसके अंदर सारे ब्रांड से जो आते हैं प्रोडक्ट्स वो हमारे पास आते हैं, उनकी छांटी, उनको शेल्फ करना, उनको मर्चेंडाइज करना, और उसके बाद ऑन एवरेज 1.5 से 2 मिनट के अंदर पिक करके पैक करके राइडर के हवाले वो एक वाली डिलीवरी है ना कि आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता। अच्छा, मुझे ये बताएं किन किन शहरों में अभी लोग जो हैं इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, और मज़ीद आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं इस चीज़ को लेकर? तो हम लोग अभी महक जो हैं कराची में हैं, हम लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी और हैदराबाद में हैं, और इंशाल्लाह हमारा अनकरीब प्लान है कि हम बाकी सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह आप समझें दिसंबर और अर्ली नेक्स्ट ईयर हम लोग जा रहे होंगे इंशाल्लाह। तो प्लान ये है कि पूरे पाकिस्तान में ये चीज़ लेके जानी है। प्लान ये है कि हर जगह लोगों को बताना है कि ये चीज़ अफादियत रखती है। देखें, बहुत सारी चीज़ें, स्पीड सिर्फ एक है। आपने प्लान शॉपिंग करनी है, हम वो भी करा सकते हैं। आपको अर्जेंट नीड है, आपके घर में मेहमान आ गए हैं, कुछ हो गया और आपको ये क्या ड्रिंक्स चाहिए, स्नैक्स चाहिए, सबसे ज़्यादा देखें रात का टाइम। सबसे जो चीज़ जिसने एस्टैब्लिश की हमारे कॉन्सेप्ट ने अल्हम्दुलिल्लाह वो ये है कि कौन सी दुकानें जो अक्सर 24 आवर्स कम शॉप्स होती हैं, ज़्यादातर 11 साढ़े 11 दुकान बंद, रात के 3 बजे किसी को बेबी डायपर चाहिए, आप बताएं, या अगले सुबह की आपको ब्रेकफास्ट की प्लानिंग करनी है, पानी की बोतल चाहिए कि पानी चाहिए होता है, घर में पानी खत्म हो जाता है। तो इस किस्म के सारे मिशंस, उसके लिए ज़रूरी था कि ना सिर्फ हम प्लान मिशंस के लिए लोगों को जो है हम सर्विस करें,
वहीं से ये चीज़ आई कि जी अगर 20-25 मिनट में हम अपनी डिलीवरी नहीं करते तो लोगों को उस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है, सुबह को आपको ख्याल आया कि यार कल के दूध डबल रोटी अंडे मक्खन नहीं थे, सुबह हो चुकी है, बच्चों को स्कूल जाना है, ब्रेकफास्ट के लिए कुछ नहीं है। सही बात तो उसके लिए हमने बोला कि जी हमारा 22 to 23 आवर, ऑलमोस्ट 24 आवर्स हमारा फुल ऑपरेशन है। सिर्फ हम 2 घंटे का छोटा सा ब्रेक लेते हैं ताकि हमारे लोग रेस्ट करें। एक और चीज़, जैसे आपने कहा ना बड़े बड़े सुपर स्टोर्स होते हैं, वहाँ पे बड़ी ऑफर्स आई होती हैं, पैकेजेस दे रहे होते हैं, अच्छा आप ये खरीदें, ये मुफ्त है, ये ऐसे ही ऐसे है। इस जगह पर भी हम ऐसे ही देखेंगे, बड़ी अच्छी ऑफर्स हमें मिल रही हैं, बड़े अच्छे पैकेजेस हमें मिल रहे हैं, ऐसा कुछ है? हमारे पास 2 किस्म की ऑफर्स होती हैं। एक वो होती हैं जो हम के आइटम लेवल पर या SKU लेवल डिस्काउंट देते हैं। जिस तरह अभी आपने कहा कि जी नज़र आ रहा है कि एग्जैक्टली प्राइस स्ट्राइक ऑफ हुई हुई है और रिड्यूस्ड प्राइस आपको नज़र आ रही है वेजिटेबल की। उसके अलावा हमारे टाइम टू टाइम जो है वो जेनेरिक वाउचर भी चलते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी पैंडा मार्ट 20 है, पैंडा मार्ट 25 है, हमारी बैंक्स की पार्टनरशिप्स होती हैं। आते हैं ऐसे वाउचर। तो बाकी बैंक पार्टनरशिप्स भी हमारी चलती रहती हैं। टाइम टू टाइम हम डिफरेंट कार्ड्स वालों के साथ जो है डिफरेंट प्रोमो कोड्स चलाते हैं ताकि अगर कोई उनका कार्ड यूज़ करता है तो उस कार्ड के यूज़ करने के नतीजे में तो ये 2-3 किस्म के डिफरेंट डिस्काउंट्स हमारे चलते रहते हैं। लेकिन दोबारा थोड़ा सा जो मेन जो मेरा वो था वो ये था, कोविड के अंदर हमने जो चीज़ सबसे अच्छी मुझे लगता है, मुझे खुद बहुत इसके ऊपर एक कह लें एक मान है, एक प्राइड है अल्हम्दुलिल्लाह एज अ कंपनी। आपने देखा होगा पहले सिर्फ किसी सुपरमार्केट में जाते थे तो चेकआउट क्यू के ऊपर लंबी लाइनें लगी होती थी। जब कोविड हुआ तो स्टोर एंट्री पर भी लाइनें लगना शुरू हो गई। हमने कहा कि इस पूरे प्रोसेस से लोगों को बाहर निकलवाना है, लोगों की पूरी ग्रोसरी ऐसी हो घर पे बैठ के डिलीवर करें। और आपको पता है कि हमारे पास कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी का भी फीचर होता है। अगर आप उसको स्विच ऑन कर देते हैं तो हमारा राइडर आपके हाथ में भी नहीं देगा, दरवाजे पर आपके छोड़ेगा ताकि कोई कॉन्टैक्ट ऑनलाइन पे किया वो। एग्जैक्टली जी जी जी। तो अनलेस के कैश का एक्सचेंज है, सारे ऑनलाइन ऑर्डर्स पे तो 100% वो आपके दरवाजे पर रख के चला जाएगा। ये हम लोग इस चीज़ के ऊपर हमें बड़ा मान है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने उस पूरे पीक पीरियड में जब मुल्क कोविड से गुजर रहा था, हमने उस वक्त ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की कि लोगों को बिल्कुल किसी चीज़ से कांटेक्ट में आने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक, अच्छा इबाद, मूविंग फॉरवर्ड, फूड पांडा कामयाब जवान प्रोग्राम, इसके हवाले से भी थोड़ी हमें डिटेल बताइएगा, कौन लोग और कैसे इस पर रजिस्टर्ड हो सकते हैं? अच्छा, जो कामयाब जवान प्रोग्राम है वो इसको जो टीम डील करती है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, तो मुझे इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता। लेकिन इसके अंदर जो ज़्यादातर काम हो रहा है, आपने हमारा एक और सेगमेंट देखा होगा होम शेफ्स के नाम से, जिसके अंदर हम ये कर रहे हैं कि सिर्फ रेगुलर बड़े चेन रेस्टोरेंट्स के साथ तो हमारी अलाइंसेस हैं ही और वो हमारे बड़े पार्टनर्स हैं। लेकिन हमने ये कहा कि यार आपका बहुत सारे इसके अंदर लोगों ने सोचा कि इस इकोनॉमी के अंदर हम क्या करें, लोगों के साथ एक टफ सिचुएशन भी क्रिएट हुई, लोगों ने अपने अपने किचन शुरू किया, ना सिर्फ ख़वातीन ने, मर्द हजरात ने भी। तो हमने ये सोचा कि यार अब एक बंदा किचन शुरू करेगा, उसने अपने बिजनेस को स्केल करना है, वो क्या कर सकता है। तो वहाँ पे हमने कामयाब जवान प्रोग्राम की मदद ली कि यार इन लोगों की इनिशियल फंडिंग, इनकी स्पॉन्सरिंग, एक बंदा अपना किचन खड़ा करना चाहता है, उसको ऑपरेशन को स्केल कैसे करेगा। तो वहाँ पे हमने उनसे पार्टनरशिप की और आई थिंक हमारे पास 1-2 बहुत अच्छी स्टोरीज ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हैं जहाँ पे लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। अच्छा, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात करते हैं, अच्छा हम जैसे बड़े सुपर स्टोर से अगर कोई एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेते हैं तो वो कहते हैं जिसकी वारंटी है, ठीक है, 1 साल की, 2 साल की, लेकिन अगर यही चीज़ मैं पांडा मार्ट से ऑर्डर कर रही हूँ तो क्या उसकी वारंटी मुझे मिलती है कि अच्छा 1-2 साल अगर ख़राब हो जाता है आप एक्सचेंज करा सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारा जो प्रोसेस है, हमने ये रखा कि जी ओरिजिनल प्रोडक्ट्स की सोर्सिंग है ब्रांड से, तो बिल्कुल वैसे ही वारंटीज़ गारंटीज़ मिलेंगी जिस तरह किसी स्टोर की मिलती हैं। देखिए 2 टाइप की गारंटी होती है, एक होती है कि जो कि स्टोर की आप कहते हैं या डीलर वारंटी कहलाती है, और एक होती है जो ब्रांड वारंटी होती है। टिपिकली हम जो प्रोडक्ट्स अपने पास कैरी करते हैं वो ब्रांड वारंटीज़ होती हैं। अब चक्कर ये होगा कि यानी आपके केस में हमने इतना सीमलेस बनाने की कोशिश की है कि फ़िज़िकल स्टोर में ये होता है कि आपको अपना प्रोडक्ट स्टोर पे जाके रिटर्न करवाना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही। हमारे केस में ये होता है कि अगर आपको लगता है कि खुदा न खास्ता किसी एक्सीडेंटली कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट आपके पास आ गया है, उसमें कोई इशू है, तो वो ये करते हैं कि आपने सिर्फ अपनी रिसीट रेडी रखनी होगी कि आपने परचेज हमसे किया है, आपने वो प्रोडक्ट रेडी करना होगा, आप हेल्थ सेंटर को कांटेक्ट करेंगे, तो जो पूरा रिफंड या रीडिलीवरी का भी जो प्रोसेस है वो हेल्प सेंटर के थ्रू ही वो एग्जीक्यूट होगा। तो दूसरा राइडर जो है वो आके ही आपका पीस रिप्लेस करवा देगा। अच्छा, जैसे मैक्सिमम इसमें हम क्या सोचें कि मैंने एक चीज़ जैसे फर्स्ट कर लेते हैं, अभी 10:47 पे ऑर्डर किया है, ठीक है, मैक्सिमम कितने टाइम में ये चीज़ घर पहुंच जाएगी? देखिए मैं मैक्सिमम कहना नहीं चाहता क्योंकि आपको पता है कराची का ट्रैफिक कैसे होता है। अल्हम्दुलिल्लाह 5 सिटीज़ में जो हमारा नेशनल एवरेज चल रहा है वो 20 मिनट चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह 15 से 20 मिनट। जी, 20 मिनट के अंदर डिलीवरी आपके पास होती है।
कुछ इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ पे थोड़ा सा स्लिपेज हो जाए, लेकिन ज़्यादातर केसेस में हमारा कोई भी ऑर्डर 30 मिनट से बाहर नहीं जाता। सही है। अच्छा, लास्ट में एक और चीज़, अगर जो लोग यहाँ पर बैठे मुझे देख के ये सोच रहे हैं कि अच्छा हम किसी वाउचर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, जैसे मैं सोच रही हूँ कि मैंने वाउचर के लिए अप्लाई करना है क्योंकि मुझे वाउचर मिलते ही नहीं है, तो क्या तरीका है? है बहुत सारी शॉपिंग कर लें। हाँ, ये वाउचर मिलते कैसे हैं? बड़ा एक सवाल आता है कि भाई आपके पास आ रहे हैं, मेरे पास नहीं आ रहे, ऐसा क्या है? अच्छा, इसमें ये कि थोड़ा सा ये होता है कि वाउचर मिलते तो नहीं है इस तरीके से। हम लोग टाइम टू टाइम इस तरह की चीज़ें लॉन्च करते रहते हैं। लॉन्च करते हैं तो वाउचर खुद भी आता है। एक चीज़ हमने रिसेंटली जिस पे फोकस ज़्यादा शुरू किया वो ये है कि जो हमारे लॉयल कस्टमर्स हैं उनके साथ हम उनके डायरेक्ट वॉलेट के अंदर उनको उनका स्पेसिफिक वाउचर देते हैं। अच्छा। आपने देखा होगा कि 2 वाउचर, जैसे एक कोड होता है, जैसे मैं कहूँ कि जी मैंने कहा पैंडा मार्ट 20 या इस किस्म का, अब वो ऐसा कोड है कि जो चाहे सब यूज कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे लॉयल कस्टमर्स या रिटर्निंग कस्टमर्स के लिए इंडिविजुअली उनको वो इंडिविजुअली उनके ईमेल में उनके वॉलेट में जाते हैं, उनके अलावा कोई रिडीम नहीं कर सकता। और ये प्रोग्राम अब थोड़ा और आगे ट्रैक्शन पकड़ना शुरू करेगा। जबरदस्त। ए बात बेहद शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए, और बड़ी अच्छी चीज आपको घर बैठे फ्रेश चीज मिल रही है, घर बैठे आपको ऐसी चीज मिली है जिसके बारे में गारंटी है कि जनाब चीज खराब नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, अहम खबर आपके साथ शेयर करनी है। शहीद अहलकार के बच्चों का स्कूल में है पहला दिन। कसूर में डीपीओ बच्चों को प्रोटोकॉल में स्कूल छोड़ने गए, ये मनाज़िर आप देख सकते हैं। और यकीनन इन बच्चों के लिए बड़ा ही एक ऐसा ये वक्त है कि जब यकीनन हर शख्स जो है वो ये चाहता है कि जब पहला दिन हो वो स्कूल का हो, वो कहीं का भी हो, आपके वालिदैन आपके साथ हो, आपके वालिद सब आपके साथ हो, क्योंकि कहते हैं ना कि बाप का जो साया और शफकत है वो उसका नेमुल बदल इस दुनिया में नहीं है। तो ये मनाजिर भी हम दिखा रहे हैं फराज अपने नाज़रीन को। फूल जो है वो बच्चों पे निछावर किए गए हैं और बड़े प्यार से उनको स्कूल में दाखिल किया गया है। शहीद अहलकार गुलाम रसूल हैं जिनके बच्चे हैं, पहला दिन है और आज डीपीओ जो है वो शहीद कांस्टेबल के बच्चों को खुद छोड़ने के लिए, बिल्कुल प्रोटोकॉल में इनको छोड़ने के लिए महर शफीक जो है वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी महर शफीक बताएगा डिटेल्स। जी, ये आज सुबह डीपीओ कसूर इमरान किश्वर और पुलिस की भारी नफरी, डीपीओ कसूर पुलिस की भारी नफरी के हमरा गुज़श्ता रोज एहतजाज में जख्मी होने के बाद शहीद होने वाले कांस्टेबल गुलाम रसूल के नन्हे बच्चों को पहले दिन स्कूल छोड़ने के लिए उनके घर पहुंचे, जहां से मुकम्मल प्रोटोकॉल में शहीद कांस्टेबल गुलाम रसूल के बच्चों को स्कूल पहुंचाया गया। स्कूल पहुंचने पर स्कूल इंतजामिया, पुलिस अफसरान, अहलकारान समेत स्कूल के बच्चों ने शहीद कांस्टेबल गुलाम रसूल के बच्चों का वालहाना इस्तकबाल किया और उन पर फूलों की पत्तियां निछावर की। मैं आपको बताता चलूं कि इस मौका पर डीपीओ कसूर इमरान किश्वर ने गाड़ी खुद ड्राइव की और नन्हे बच्चों को उनके स्कूल पहले बिल्कुल डीपीओ खुद प्रोटोकॉल के साथ इन्हें छोड़ने के लिए आए। महर आपका बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। अच्छा, आगे बढ़ रहे हैं और एक और अहम खबर है। आसिफ अली जरदारी साबिक सदर जिन्होंने जाली अकाउंट्स केसेस के मजीद रेफरेंसेस में बरियत के हवाले से दरखास्त की है। पार्क लैन मेगा मनी लॉन्ड्रिंग ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में बरियत की दरखास्त दायर की गई है, जिस पर एहतसाब अदालत ने नैब से जवाब भी तलब कर लिया। इसकी तफसीलात जानते हैं, हमारे नुमाइंदे सुहेल रशीद ने हमें ज्वाइन किया है। सुहेल रशीद से भी बात करेंगे और अभी आपको बताएं कि जाली अकाउंट्स केसेस का ये मामला है। आसिफ अली जरदारी की रेफरेंसेस में बरियत की दरख्वास्त एहतसाब अदालत दरख्वास्तें दूसरे नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की बुनियाद पर दी गई हैं। पार्कलैंड और मेगा मनी लॉन्ड्रिंग ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंसेस में बरियत की दरख्वास्तें दायर की गई हैं। एहतसाब अदालत का आसिफ अली जरदारी की दरख्वास्तों पर नैब को नोटिस और ये जवाब भी तलब किया गया है। अभी आपको बताएं कि कराची में कसरे फातिमा अलमारूफ मोहट्टा पैलेस को मेडिकल कॉलेज में तब्दील करने का मामला सिंध हुकूमत ने सिंगल बेंच का हुक्म चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे इरफानुल हक ने हमें ज्वाइन किया। जी इरफान, डिटेल्स क्या है? देखिए, सिंगल बेंच ने ये फैसला दिया था कि ये जो मोहट्टा पैलेस है ये दरअसल इसका असल नाम कसर फातिमा था। सबसे पहले तो इसका नाम तब्दील किया जाए, कसर फातिमा रखा जाए और मोहतरमा फातिमा जिना और शीनी जिना की जो वसीयत थी उसके मुताबिक इसको फौरी तौर पर मेडिकल कॉलेज में तब्दील किया जाए, एक नया ट्रस्ट बनाया जाए और वो ट्रस्ट इस सारे इंतजाम करे, इसको एक मेडिकल गर्ल्स कॉलेज में तब्दील करे। इस हवाले से आज समात के मौके पर हुकूमत सिंध के वकला ने ये मौके अपनाया कि ये जो एक रुकनी बेंच का फैसला है ये गैर कानूनी है, इसे तब्दील नहीं किया जा सकता। हम इस हवाले से अपील फाइल कर रहे हैं। ओके इरफान, बेहद शुक्रिया आपका। तो प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंच गया। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, बहुत सी बातें करेंगे, बहुत सी खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।